Assalamualaikum. Good morning. Assalamualaikum everybody. Welcome to Geo Pakistan with Huma and Abdullah. Acha, are you guys into online shopping? Are you into online shopping? I just ordered diapers for my baby like right 2 minutes ago. मतलब diapers also? भाई भूल गए थे कभी डाइपर्स के साथ बच्चों के डाइपर्स के साथ ऐसा होता है ना कि एन वक्त पे सबको याद आता है कि अब बस एक रह गया है या अब बस 2 रह गए हैं तो वो इमरजेंसी स्टेट होती है उसमें जो है ना मंगाने पड़ते हैं वैसे कोशिश तो होती है। अच्छा लेकिन ये बात बाय द वे मैंने इसलिए शुरू की थी और आपसे इसलिए पूछा था बिकॉज आई एम वन ऑफ दोस्त जिसको जैसे लोग अब तो ग्रोसरी वगैरह दालें चावल मतलब हर चीज़ ऑनलाइन शॉपिंग में आ जाती है ना। आई एक्चुअली लाइक टू शॉप। मुझे ग्रोसरी करने का भी शौक है मतलब लिटरली जाने का आपका मुझे जाने का मुझे चीज़ें देखने का कोई नई वैरायटी आई हो मतलब आई लाइक इट और हर बार कोई चीज़ डिफरेंट थोड़ी सी कोई चेंज हो गई तो आई एक्चुअली लाइक द होल एक्सपीरियंस ऑफ गोइंग फॉर ग्रोसरी। बाज़ लोगों का बिल्कुल ऑपोजिट होता है दे डोंट लाइक गोइंग आउट और वो प्रेफर करते हैं कि घर बैठे ही सारी चीज़ें डिलीवर हो जाएं लेकिन ऐसे वक्त में जब आपके पास सवारी वगैरह का कोई मसला हो कोई लाने वाला ना हो पर्टिकुलरली अगर ख़वातीन घर से बाहर ना निकल सकती हों एज इन घर में बच्चे हों उन्हें छोड़ कर ना जा सकती हों तो ये एक बेहतरीन जरिया है आप अपने आप को आप सहूलत के साथ अपनी चीजें पहुंचा सकते हैं अपने घर तक अपने प्यारों तक। एंड आल्सो वेयरएवर यू लिव हो सकता है कोई आपकी विसिनिटी में कोई इस तरह शॉप्स वगैरह ना हो तो डेफिनेटली सहूलत तो बहुत है लेकिन आई जस्ट अच्छा जी आज होगा चौथा वनडे इंटरनेशनल न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान और सीरीज में तो हमें टेंशन ही नहीं है जी। सो लेट्स सी कि आज जो है हम कुछ नया ट्राई करते हैं नए लोगों को मौका देते हैं या नहीं देते हैं क्योंकि सीरीज हम ऑलरेडी जीत चुके हैं लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम ये सीरीज जीत जाएंगे एज इन मुकम्मल ही जीत जाएंगे एज इन वाइट वॉश ही कर जाएंगे तो फिर हम क्लीन स्वीप जिसको राधा कहते हैं तो फिर हम कौन होंगे हम होंगे नंबर 1 टीम इन द ओडीआई इंटरनेशनल वर्ल्ड रैंकिंग में और बहुत से मामलात हैं आज है 5 तारीख और देख लेना अब हम उनको सामने ले ही आए अच्छा दिखाई रहे थे तो चलें देख लें थोड़ा सा क्या दिखाना है आपने इसमें नहीं बस वैसे ही दिखा रहे थे ना मतलब एक एक्साइटमेंट बिल्ड करने की बात होती है अब्दुल्ला एक तो फ्राइडे है आपको पता है वीकेंड ऑलरेडी है उसके बाद मैच भी लग रहा है मतलब फिर वो एक एक्साइटिंग थोड़ा सा अच्छा आज है 5 मई और कल 6 मई को एक दुनिया की भी तारीख का एक अहम तरीन इवेंट है 1953 के बाद एक्चुअली 1953 के बाद यूके के किंग की कॉरोनेशन होने जा रही है एक्चुअली हाँ रॉयल फैमिली की बात कर रहे हैं इनफैक्ट किंग तो बहुत अरसे बाद आ रहे हैं क्योंकि बीच में इतना लंबा रेन क्वीन एलिजाबेथ II और का था कितनी जनरेशंस ग्रू अप लुकिंग एट द क्वीन एंड द क्वीन वाज ऑलवेज देयर आपको पता है वो तो 90 लोग आए दुनिया से चले गए बच्चे बूढ़े हुए बुजुर्ग मतलब हुए बीच में वर्ल्ड वॉर्स हुई सब कुछ हो गया बहुत कुछ हुआ है हमें पाकिस्तान इंडिया आज़ादी हुई पूरी सब कॉन्टिनेंट की पार्टीशन हुई तो बहुत कुछ हुआ और उस सब के बाद 1953 में एक्चुअली कॉरोनेशन हुई थी तो आज़ादी के चंद साल बाद क्वीन की कॉरोनेशन हुई थी उससे पहले भी क्वीन उससे पहले थी तो आज बन भी गई थी सो उनकी हुई थी 2 जून को कल 6 मई को एक्चुअली किंग चार्ल्स III की कॉरोनेशन होने जा रही है बहुत से इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स हैं जिस पे दुनिया की नज़रें हैं दुनिया का आलमी मीडिया इस वक्त लंदन में मौजूद है और पल पल की रिपोर्ट कर रहा है क्या होगा क्या नहीं होगा कौन सी बगियां इस्तेमाल होंगी कौन से घोड़े होंगे ये डिटेल तक रिपोर्ट की जा रही है जाते हैं और जो उनके ट्रेडिशंस हैं वो 1000 साल पुराने ट्रेडिशंस हैं जो अभी चल रहे हैं लेकिन कहने का मतलब है बेशक बहुत ज़्यादा हमारा उनसे लेना देना हो या ना हो दिस इज़ अ हिस्टोरिकल इवेंट और पूरी दुनिया की नज़रें हैं तो लिहाजा हम भी बड़े कीन हैं कि हम भी देखेंगे कि आज क्या होता है लेटर इन द शो एक्चुअली हमारी एक कॉन्वर्सेशन बट यू नो ये एक ही रॉयल फैमिली है जिस हमने तो इससे पहले फेरी टेल्स और कार्टून्स में ही देखी है ना मतलब रॉयल्टीज सो ये दिस वाज द क्लोजेस्ट टू होम आई गेस और आई गेस यू कुड से दैट एक जमाने में कॉलोनी भी तो रहे ना ये हाँ लेकिन वो हमारे कोई अच्छे दिन थे नहीं ना उसको इतने अच्छे उनमें हम याद नहीं कर सकते बट इन एनी केस हिस्टोरिकल इवेंट है जो कि होगा कल और बट आप उस तरह से सूडान के बादशाह या सूडान में बादशाहत ब्रुनाई की बादशाहत या इन मुल्कों की बादशाहत से उस तरह रिलेट नहीं कर पाते जिस तरह आप इंग्लैंड की बादशाहत क्योंकि ग्लैमर नहीं है ना उस लेवल का मतलब ये ग्लैमर भी तो होना चाहिए सॉरी आप फिर भी ना कर सकते रिलेट अगर प्रिंसेस ऑफ वेल्स लेट प्रिंसेस डायना ना होती ना बीच में तो हम रिलेट अभी भी ना कर सकते हैं वो इश्क जो था ना पूरी दुनिया को
एक्चुअली दैट लेडी ब्रॉट इट ऑल इनटू द लाइमलाइट। एनीवे, हम बहुत लंबी बात कर रहे हैं इस बारे में। लेटर इन द शो हमने एक इंटरव्यू किया, कॉन्वर्सेशन रादर की डेप्यूटी हाई कमिश्नर यूके की, और वो हम आपको दिखाएंगे, बट दैट विल कम लेटर इन द शो। उससे पहले बहुत कुछ भाई हमारे मुल्क का हो रहा है। आलमी मीडिया की बात कर रहे थे, एक छोटी सी बात, तो गोवा पे भी आलमी मीडिया की नजरें हैं, क्योंकि वहाँ शंघाई ताउन तंजीम के तहत इजलास हो रहा है। वज़ीर ख़ारिजा का बिलावल भुट्टो उसमें मौजूद हैं, हमारे पाकिस्तानी सहाफ़ी बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा का अभी मैं बयान पढ़ रहा था, उन्होंने कहा जी अब तक तो सब कुछ ठीक चल रहा है। एजाज सैयद हमारे नुमाइंदा खुसूसी हमारे साथी रिपोर्ट कर रहे हैं, वो इंजॉय कर रहे हैं। बाय द वे, आपको पता है कि इंडिया अगर आप वैसे टूरिस्ट वीज़ा पे जाएँ तो आप बाकी शहरों तक तो जा सकते हैं, लेकिन आपको गोवा का वीजा नहीं मिलता। जी, हमारे साथ ये हो चुका है। बॉम्बे तक तो हम पहुंच गए थे, गोवा नहीं जा सके थे। एनीवे, मच मोर ऑन दैट ऑल्सो लेटर इन द शो। लेकिन पहले जरा प्रेसिंग प्रॉब्लम्स में बात करते हैं। आपको बताएं कि मुल्क में इलेक्शन के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच आज फिर समाअत कर रहा है, और कल अदालत ने 27 अप्रैल की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी किया था, जिसमें वाजे किया गया सियासी जमातों को मुज़ाकरात के लिए अदालत ने नहीं कहा। 14 मई को पंजाब में इलेक्शन कराने का अदालती हुक्म अपनी जगह बरकरार है, और अब ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तमाम तर कोशिशों और अहकामात के बावजूद हुकूमत इलेक्शन कराने पर तैयार नहीं। सियासी रहनुमा जलसों में आपको पता ही है कि अदलिया पर जानिबदारी के इल्ज़ामात लगा रहे हैं, और यहाँ तक कि मफाहमती कहलाने वाले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लबो लहजा भी बदल गया है। थोड़े से चेंजेस नज़र आ रहे हैं। वो किसी तौर 3 रुकनी बेंच का फैसला मानने को तैयार नहीं। हम 3 मेंबर बेंच को नहीं मानते, हम 4-3 के फैसले को मानते हैं। तो आज इस पार्लियामान ने मुझे जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिया है, इसकी पादाश में जनाब स्पीकर, मुझे वो अगर घर भिजवाते हैं तो खुदा की कसम 1000 बार जाने को तैयार हूं, मगर मैं इनका मान नहीं तोड़ूंगा। जब इमरान खान की हुकूमत खत्म हुई, शुक्र है खत्म हुई, आज आप देखें एक नई जुडिशल एस्टैब्लिशमेंट आ गई है इसको बचाने के लिए, कि जस्टिस अतर मिनल्ला ने जब इलेक्शन का इन्होंने फैसला किया, इनको इलेक्शन की जल्दी नहीं है, इनको ये जल्दी है कि इनके होते होते इलेक्शन हो जाए, वरना हमें इलेक्शन जिताने वाला कोई नहीं होगा। और क्या असेंबली तोड़ने तक प्लान था? नहीं, प्लान आगे तक था कि तुम असेंबली तोड़ो, ये 3 मेंबर बेंच तुम्हें इलेक्शन देगा। आज भी पीछे से बैठ के डोरिया कौन हिला रहा है? वो साकिब निसार जो रिटायर हो गया है, लेकिन इमरान खान को लाने के लिए एड़ी चोटी का उसने पीछे से बैठ के भी जोर लगाया हुआ है। जनाब चीफ जस्टिस साहब और आपके 2 रुफका या 3 रुफका, मैं बराह रास्त आपसे कहना चाहता हूँ कि आप इंतहाई मुअज़्ज़ज़ कुर्सी पर बैठ कर हमारी तौहीन कर रहे हैं। एक शख्स की खुशनुदी के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आप पूरी कौम को ज़लील कर रहे हैं। मैं आपके इंसाफ को तस्लीम करता हूँ, लेकिन मैं आपके हथौड़े को तस्लीम नहीं करता। अच्छा, हुकूमत ने भी अब पीटीआई के बाद अपना जवाब जो है, पीटीआई से मुज़ाकरात के बाद पीटीआई ने तो पहले ही जवाब जमा करा दिया था, उन्होंने सारी जिम्मेदारी हुकूमत पर डाली, अब हुकूमत ने भी अपना जवाब जमा करा दिया है। सो दिस इज़ द लेटेस्ट। और ये भी आपको बताएं कि हुकूमत के मुसलसल इनकार के बाद बहुत सी बातें हो रही हैं, जिसमें एक्चुअली हुकूमती शख्सियात पर तौहीन अदालत की कार्रवाई की बातें भी हो रही हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल से मुताल्लिक कौमी असम्बली और कायमा कमेटियों का रिकॉर्ड भी मांगा है, और पार्लियामेंट इसे अपने इख्तियारात में मुदाखलत तसव्वुर कर रही है। यहाँ तक कि ऑपोजिशन भी अदालती अहकामात से खुश नहीं है। अगर रिकॉर्ड मांगा गया, ये बहुत सीरियस मसला है। ये बात आप हाउस के सामने रखें, फिर हम आपको जवाब देंगे कि रिकॉर्ड देना है या नहीं देना। और मेरी गुजारिश ये होगी कि आप एक कमेटी ऑफ द हाउस बनाएं जो इस मामले को डिबेट करे, और यहां पर चीफ जस्टिस साहब को बुलाया जाए और वो ये बताएं कि क्यों उन्होंने ये रिकॉर्ड मांगा है। मैं अपोजिशन की तरफ से एक तो आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी सूरत आप उनको ये रिकॉर्ड ना, हम सारा हाउस, अपोजिशन हो या हुकूमत हो, आपके साथ खड़े हैं, आपके पीछे खड़े हैं, और इंशाअल्लाह ताला आपके साथ शाना पिशाना मिला के डट के मुकाबला करेंगे, और किसी सूरत इस पार्लियामेंट को जो लोग फतह करना चाहते हैं
अब वैसे राजा रियाज ज़ाहिर है मौजूद मेंबर कौमी असम्बली में, लेकिन ऑपोजिशन है तो सही, लेकिन ऑपोजिशन ही है यार, मतलब ऑपोजिशन ही कह दिया हमने। आप कह रहे हैं कि सूट नहीं करता, हाँ। मतलब ये कहना। अच्छा, साथ ही आपको बता दें कि पार्लियामेंट ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे नजम साकिब की ऑडियो का मामला भी उठाने का फैसला किया है और ऑडियो की तहकीकात के लिए असलम भूतानी की सरबराही में कौमी असम्बली की खुसूसी कमेटी बना दी है। सुप्रीम कोर्ट का ऑडिट भी कराने का फैसला हो चुका है। बहुत सी चीज़ें जो हैं ये होने वाली। 10 साल का इन्होंने ऑडिट नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 2010-11 से लेकर 2021-22 तक सर 16 मई को 2023 को 1:30 पे सर हमने पब्लिक जो सुप्रीम कोर्ट के प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर हैं उनको बुला लिया है सर। उसी के साथ जनाब साकिब निसार साहब जो साबिका चीफ जस्टिस हैं उनको भी, क्योंकि उसमें क्योंकि वहाँ पे सर जो मोमन डैम और बादशाह डैम के पैसे हैं उसकी उन्होंने अमाउंट डिक्लेयर वो बताई नहीं है पाकिस्तान की, ना ऑडिटर जनरल ऑफिस के साथ ना सर वो यहाँ पे वो हुआ है, तो उसके भी हमने रिकॉर्ड मांगा है। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात पे नतीजा रहे। PTI फौरी और हुकूमत वक्त पर इलेक्शन चाहती है। इलेक्शन कमीशन ने बुध को बता दिया मौजूदा हालात में पंजाब में 14 मई को इलेक्शन मुमकिन नहीं है। वतालत से मुताल्लिक जो भी हुक्म आए फिलहाल ये तनाज़ा जल्द होता नजर नहीं आ रहा है। मुझे इंटरेस्टिंग लगा है आपने कहा है कि PTI जो है वो फौरी और हुकूमत वक्त पर, तो वो वक्त क्या है? और जब असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करेंगी ऑब्वियसली, लेकिन एट द सेम टाइम पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तहलील हो चुकी हैं तो वो भी वक्त अब गुजर चुका है। बिल्कुल, वो वक्त तो एक का गुजर चुका है। और जनरल असम्बली के इलेक्शन ज़ाहिर है तभी हुकूमत चाहती है जब असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करें। एक खिचड़ी सी है, आपको पता ही है। सीनियर तज़ियाकार माहिर कानून मुनीब फारूक हमारे साथ मौजूद है। मुनीब, मुल्क में इलेक्शन से मुताल्लिक आज फिर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हो रही है, तमाम नज़रें वहीं होंगी। 14 मई को पंजाब में इलेक्शन कराने के लिए अब तक हुकूमत तो नहीं मानी है। इलेक्शन कमीशन भी फैसले पर नज़रसानी की दरख्वास्त कर चुका है। इनफैक्ट ये भी कह चुका है कि डेट देना आपका नहीं हमारा काम है, वसद एहतराम। चीफ जस्टिस और जज साहिबान को सुप्रीम कोर्ट को जो ख़त लिखा, तो आपके ख्याल में सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन आज क्या हो सकती है? अदालती हुक्म से मुसलसल इनकार पर हुकूमत के लिए क्या हम कह सकते हैं कि आज से भाई मुश्किल दौर शुरू हो सकता है? ये यकीनी तौर पर हुकूमत के लिए एक मुश्किल वक्त है और हुकूमत ने अब तक तो बड़ी चालाकी से मामलात को आगे बढ़ाया है। वज़ीर-ए-आज़म ने, काबीना ने ख़ुद को इंसुलेट भी किया और ख़ुद कोई फ़ैसला नहीं दिया, पार्लियामान से फ़ैसला करवाया। गो के अदालत ने अपने एक हुक्म के अंदर ये लिखा कि इस एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं थी और 21 अरब रुपया कोई ऐसी रकम नहीं है, कोई ऐसी ख़तीर रकम नहीं है किसी भी रियासत के लिए कि वो आराम से जारी ना हो सके। लेकिन हुकूमत ने पार्लियामान को भी इस्तेमाल किया, काबीना ने इस हवाले से कोई फ़ैसला नहीं दिया, ना ही रिजेक्ट किया सुप्रीम कोर्ट के उस हुक्म को कि आप पैसे जारी करिए और पैसे दीजिए इलेक्शन कमीशन को। और लफ्ज़ पोस्ट फैक्टो अप्रूवल इस्तेमाल हुआ था, हुकूमत ने उसके ऊपर जारी करने से पहले वोटिंग करवाई और 2 दफ़ा करवाई और पार्लियामान ने उसे रिजेक्ट किया। ज़ाहिर बात है हुकूमत को इस हवाले से जो कि हालात एक नई नौइयत के हैं, तल्ख हालात हैं, संगीन हालात हैं, तो हुकूमत को फेस करना पड़ सकता है और वज़ीर-ए-आज़म से भी जवाब तलबी हो सकती है कि जब अदालत का हुक्म था तो फिर आपने ये क्यों नहीं किया। लेकिन पार्लियामान का कुछ नहीं किया जा सकता। पार्लियामान ने अगर एक ग्रांट को टर्न डाउन कर दिया है तो फिर पार्लियामान के ख़िलाफ़ तो कुछ नहीं हो सकता। और जो रिकॉर्ड भी मांगा गया है अदालत की जानिब से मुख्तलिफ मामलात के ऊपर, उसके ऊपर भी झगड़ा ऑलरेडी पार्लियामान के अंदर शुरू हो गया है और तकारीर में भी बड़ी शोला बयानी है। लिहाजा हुकूमत के लिए तो एक मसला, एक प्रॉब्लम ये होगा और हुकूमत से बाज़पुर्स भी की जाएगी, सवाल भी पूछा जा सकता है, वज़ीर-ए-आज़म को तलब भी किया जा सकता है। लिहाजा इस हवाले से अदालत के पास आगे बढ़ने के लिए ऑप्शंस लिमिटेड हैं और बहुत सा वक्त गुजर चुका है। लिहाजा इंटरेस्टिंग होगा आज देखना कि अदालत इसको किस तरीके से देखती है।
बिल्कुल, आज का दिन वैसे भी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या बात होती है। अच्छा मुनीब, ये बताइएगा कि पीटीआई तो हुकूमत मुज़ाकरात की रिपोर्ट जमा करा चुकी है, 14 मई को इलेक्शन कराने के फैसले पर अमल कराने की दरख्वास्त भी कर चुकी है, और ऑब्वियसली अभी आपको पता है कि थोड़ी देर पहले हुकूमत भी पीटीआई से मुज़ाकरात से मुतालिक अपनी रिपोर्ट उन्होंने जमा करा दी है सुप्रीम कोर्ट में। तो आपको लग रहा है कि अदालत फरीकैन को मुज़ाकरात से मामला हल करने का एक और मौका देगी, या बहुत मौके हो गए और आज दो टोक फैसला आ सकता है? ये हम एक तो आपसे पूछ रहे हैं। और क्या वज़ीर आज़म समेत हुकूमती शख्सियात पर तौहीन अदालत की कार्रवाई के इम्कानात भी मौजूद हैं? देखिए, अदालत ने ये गुंजाइश तो पहले दे दी थी अपने आखिरी हुक्मनामे में भी, वो कि अदालत ने फरमाया है कि हमने डायरेक्शन नहीं दी थी, ना ही हदायत दी थी कि ये सियासी जमातों का काम है कि वो नेगोशिएट करें और डायलॉग करें। वो डायलॉग अनफॉर्चुनेटली कामयाब नहीं हो सका। अब ऐसी सूरत हाल में जो इलेक्शन कमीशन को फंड्स भी नहीं जारी हुए और आज 5 तारीख है, तो 8-9 दिनों के अंदर तो इलेक्शंस के लिए तैयारी मुमकिन नहीं है कि ये एक नई नौयत का हालात हैं। इसमें अदालत के पास ऑप्शंस दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं, लिहाजा अदालत शायद थोड़ा सा लेवरेज दे भी सकती है। शायद सियासी जमातों के इस मौक़िफ़ को कि इलेक्शन एक दिन हो, कोई नई तारीख पर भी प्रपोज़ की जा सकती है अदालत की जानिब से, या अदालत उसे सामने रख सकती है। लेकिन अब तक अदालत का मौक़िफ़ यही रहा है कि 14 मई का जो हुक्म है वो अपनी जगह मौजूद है, वो इन फील्ड है, लिहाजा उसे उसी के ऊपर अमल दरामद ज़रूरी है। और अदालत ने रिपोर्ट भी इस हवाले से इलेक्शन कमीशन से मंगवा ली है। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, वज़ीर आज़म और काबीना को ख़तरात तो लाहक हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया जो कि तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आए, जो किया वो पार्लियामान ने किया। लिहाजा देखना पड़ेगा कि आज अदालत किस तरह से प्रोसीड करती है। लेट्स सी, ये देखना पड़ेगा अदालत किस तरह से प्रोसीड करती है। अब लास्ट ये बताना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे कि कल सुप्रीम कोर्ट ने 27 अप्रैल की समाअत का हुक्मनामा भी जारी कर दिया, जिसमें वाज़ेह किया गया कि कल अदालत ने किसी जमात को मुज़ाकरात करने का नहीं कहा। अगर ऐसा ही है तो उस दिन समाअत रुकी क्यों रही? फिर ये हमें समझ में नहीं आ रहा। अदालत किस बात का इंतज़ार कर रही थी, ये भी अगर आप हमें समझा सकें तो। और साथ में ये भी बता दें कि हुक्मनामे में कहा गया कि 14 मई को इलेक्शन कराने का फैसला बरकरार है। हुकूमत तो किसी सूरत इलेक्शन पर आमादा नहीं है, इलेक्शन कमीशन भी हाथ खड़े कर चुका है। अब अदालत किसके ज़रिए अपने हुक्मनामे पर अमल कराएगी? देखिए, अदालत ने आर्टिकल 190 का पहले भी जिक्र किया था, गो कि मैं समझता हूँ कि उससे भी शायद अदालती हुक्म पर अमल दरामद मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि आर्टिकल 190 के तहत अदालत किस रियासती इदारे को हुक्म देगी कि आप इलेक्शन करवाइए। जो डिफेंस कमेटी, डिफेंस मिनिस्ट्री है, वो अपना मौक़िफ़ मुसल्लह अफ़वाज का मौक़िफ़ पहले ही बयान कर चुकी है। और जो एक मामला था जिसमें अदालत ने गो कि ये कहा कि हमने डायरेक्ट नहीं किया, लेकिन अदालत ने स्पेस दी, समाअत रुकी रही, तो अदालत ने जो सियासी जो पॉलिटिकल डायलॉग था उसको अलाउ किया। और जाहिर बात है, अदालत के जो 20 अप्रैल का फैसला था उसके अंदर ये तहरीर भी किया गया कि मुख्तलिफ जमातों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो वहाँ पर मौजूद थे और एक डायलॉग इनिशिएट किया गया। फिर अदालत ने बीच में वक्त दिया और वो वक्त भी एक्सरसाइज भी हुआ। तो यकीनी तौर पर अदालत ने मौका तो दिया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तनाज़ा इस तरह से हल होगा। और अगर अदालत ने अपने हुक्म पर अमल दरामद करने के लिए मामला किसी एक रियासती इदारे को भेजा, तो हमारे मुल्क में तारीख मौजूद है। सजाद अली शाह साहब ने इसी तरह से ख़त लिखा था फ़ौज को और उन्होंने डिफेंस मिनिस्ट्री को भिजवा दिया था वो ख़त अमल दरामद के लिए, लेकिन उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ, ना ही कोई बात पुरस की गई कि वो अदालती फ़ैसला उस पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ था। लिहाजा आज भी ऐसे ही हालात हैं। कम से कम ज़मीनी हक़ाइक़ तो ये कहते हैं कि इलेक्शन होना पंजाब के अंदर 14 तारीख को नामुमकिन नज़र आता है। अदालत के पास भी, अदालत ने अपनी सेंक्टिटी भी बरकरार रखनी है, लेकिन अदालत का अपना जो कॉन्डक्ट रहा है, जो तर्ज़ अमल रहा है, जो फैसले आते रहे हैं इन द रीसेंट पास्ट, उन्होंने भी बहुत से मसाइल को जन्म दिया है। अदालत के अंदर मौजूद एक तफरीक इस वक्त जो है उसने भी अदालत के जो मामलात हैं और अदालती हुक्म पर जो अमल दरामद है उसको बहुत ज़्यादा मुतनाज़ा बनाया है। लिहाजा ये क्राइसिस ऐसा है जो कि एक क्राइसिस दूसरे से जुड़ा हुआ है। डिपेंड करता है कि अदालत आज क्या रिस्ट्रेंट शो करेगी या अदालत की तरफ से सख्त रद्द-ए-अमल आएगा और मामलात को आगे बढ़ाया जाएगा। ये आज की समाअत में हमें देखने को मिल सकता है। लेट्स सी क्या होता है आज की समाअत से मुताल्लिक़। हम अपडेटेड ऑब्वियसली अपने देखने वालों को, अपने सुनने वालों को रखेंगे। अभी आपको हमने ये भी बताया था ना कि नजम साकिब की जो ऑडियो लीक हुई थी जिसपे वो टिकटों की मुबैना खरीदो, इनफैक्ट पैसों से मुताल्लिक़ बात कर रहे थे, किसी को टिकट दिलाई थी तो अबू ज़र को,
उसकी भी तहकीकात होनी है और कमेटी हेड जो हैं उनको बना दिया असलम भूतानी साहब को, जिनसे हम बात करेंगे। अच्छा जी, नजम साकिब के ऑडियो वाले मामले पर आपको पता ही है कमेटी तश्कील दी गई है कौमी असम्बली की, उसके चेयरमैन है खुसूसी कमेटी के असलम भूतानी, और वो हमारे साथ है। सबसे पहले तो यही बात कर लेते हैं भूतानी साहब, पहले ऑडियो लीक्स की बात कर लें। आप खुसूसी कमेटी के चेयरमैन हैं और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे नजम साकिब की ऑडियो लीक पर तहकीकात करेंगे, लेकिन साकिब निसार जो है वो तस्दीक कर रहे हैं कि ये आवाज़ उनके बेटे की ही है और वो एक प्राइवेट शख्स है, उनका कहना है, और किसी के लिए भी सिफारिश कर सकते हैं। तो साबिक चीफ जस्टिस कहते हैं कि इस सिफारिश से किसी का नुकसान हुआ है तो बताएं। तो अब कमेटी आगे क्या करेगी और किन खतूत पर ये तहकीकात जो हैं वो बेसिकली बेस करेंगी? जी देखिए, पार्लियामेंट को ये इख्तियार है कि कोई भी इशू जो जमहूरियत से रिलेटेड हो या पार्लियामेंट से रिलेटेड हो या कोई भी मुल्क में ऐसा इशू हो, उस पर वो एक कमेटी बन के तहकीकात करा सकती है। अब जैसे आपने ख़ुद फरमाया कि साबिक चीफ जस्टिस साहब ये इकरार कर चुके हैं कि उनके बेटे की आवाज़ है। असल बात यह है कि इसमें बात पैसों की आई है कि जी इसमें टिकट के बदले कोई अमाउंट लिया गया है। ये कमेटी दरअसल अगर आप इसको इस तरह लें कि ये तो साबिक चीफ जस्टिस साहब के फेवर हम कर रहे हैं कि अगर किसी ने गलत इल्ज़ाम लगाया है, ऑडियो को गलत टैप किया है, मैन्युपुलेट किया है, तो फॉरेंसिक में उसकी रिपोर्ट आ जाएगी कि अगर बहुतान तराशी हुई है साबिक चीफ जस्टिस पर पैसों के हवाले से, तो उसमें वो भी क्लियर हो जाए और ये जो ख़रीद फ़रोख्त है टिकटों की वो भी आइंदा के लिए रुक जाए। तो ये दरअसल हम तो साबिक चीफ जस्टिस साहब का इन अ वे फेवर कर रहे हैं कि उस पर जो इल्ज़ामात लग रहे हैं कि उनके साहिबजादे ने कोई टिकट के बदले पैसे लिए हैं, हो सकता है साबिक चीफ जस्टिस साहब ने जैसे फरमाया उन्होंने किसी के लिए सिफारिश की होगी और उनको पैसों का इल्म न हो। तो अगर कोई ऐसी बात है जो कि मैं अभी कंफर्म नहीं कर सकता, वो तो कमेटी बैठेगी, फॉरेंसिक होगा उस ऑडियो का, उसके बाद ही हम किसी नतीजे पे पहुंचेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में ये साबिक चीफ जस्टिस साहब के हक़ में जाता है कि असल बात आ जाए कि वाकई पैसों की लेन देन हुई है या नहीं हुई है। अगर कोई ऐसी चीज़ साबित नहीं होती है, हम पार्लियामेंट को अपनी रिपोर्ट दे देंगे कि ये किसी ने गलत चलाया है, तो बल्कि उनको सज़ा मिलनी फिर चाहिए जिन्होंने इस गलत बात को उछाला है। लेकिन अगर तस्दीक हो जाती है कि कोई रकम की लेन देन हुई है, तो वो कमेटी रिपोर्ट अपनी पार्लियामेंट को देगी, आगे पार्लियामेंट डिसाइड करेगी जो भी मज़ीद उसको एक्शन करना है या कार्रवाई करनी है। अच्छा, अब ज़ाहिर है अब कमेटी रिपोर्ट मुरतब करेगी, पार्लियामान को भेजेगी, तहकीकात आपने बताया किन खतूत पर होंगी, तो क्या ये कमेटी साकिब निसार साहब को बुलाने का इरादा भी रखती है? देखिए, साकिब निसार साहब ने तो ख़ुद फरमाया है, इन अ वे एडमिट किया है कि मैंने सिफारिश की है। अब बात यहाँ है पैसों के लेन देन की, तो उनके साहिबजादे और जो टिकट होल्डर साहब हैं उनके दरमियान है। तो अब हमारी ट्यूसडे को मीटिंग होगी, उसमें हम टर्म्स ऑफ रेफरेंस TOR तय करेंगे और हम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो भी होगी उससे भी इस चीज़ को शामिल करेंगे तहकीकात में कि और मैं फॉरेंसिक करके दे कि असल हक़ाइक़ क्या हैं। ज़रूरत पड़ी हम यकीनन जज साहब के साहबजादे को भी तकलीफ़ देंगे, कमेटी में आके बेहतर बयान दें ताकि उनके ऊपर जो एक इल्ज़ाम है वो क्लियर हो जाए। ये आप यूँ समझें कि ये कमेटी दरअसल उनके फ़ायदे के लिए है कि अगर कोई उन पर गलत इल्ज़ाम लगा है तो वो क्लियर हो जाए, और अगर कोई चीज़ साबित होती है तो आइंदा के लिए इस किस्म का अमल रुक जाए ताकि जमहूरियत दागदार ना हो। अच्छा चलिए, तहकीकात तो ऑब्वियसली आगे बढ़ेगी और सिफारिशात भी दी जाएंगी। कोई टाइमलाइन है कि कब तक ये तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली को पेश की जाएगी? देखिए, हमारा तो इरादा ये है कि कम से कम 15 दिन में
इसको कंप्लीट करके दे। अब साथ साथ एक इजाफी ड्यूटी भी पार्लियामेंट ने हमें दे दी है स्पीकर साहब ने कि जी यही कमेटी हमें तजावीज़ दे कि जी जो सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने असेंबली की कार्रवाई का रिकॉर्ड मांगा है वो उसे दिया जाए या न दिया जाए। तो ज़ाहिर है उस पर भी हम डेलिब्रेशन करेंगे, ज़ाहिर है लीगल माइंड जो हैं उनको हम कंसल्ट करेंगे और पूरी डेलिब्रेशंस के बाद उस पर भी हम जो भी हतमी नतीजा निकलेगा वो हम स्पीकर साहब के तवस्सुत से असेंबली के फ्लोर पर वो रिपोर्ट रखेंगे। अच्छा बतानी साहब, इसी खुसूसी कमेटी ने आपको बताया ये फैसला वही करना है कि जो रिकॉर्ड है सुप्रीम कोर्ट में जो मांगा गया है वो देना है कि नहीं देना। पार्लियामेंट में तो ये आवाज़ें हैं कि रिकॉर्ड किसी सूरत भी अदालत उज़्मा को नहीं दिया जाना चाहिए, फैसला कमेटी करेगी, लेकिन आप समझते हैं कि रिकॉर्ड दे देना चाहिए? देखिए अब चूँकि इस वक्त मेरी ज़ाती राय नहीं होगी, मैं कमेटी का चेयरमैन हूँ, उसके 9 और मेंबर्स हैं। अब वो जो मेजॉरिटी हमारी कमेटी के मेंबरान की अक्सरियत जो फ़ैसला करेगी उसी फ़ैसले के साथ मुझे भी चलना पड़ेगा। अब मैं इस वक्त अगर आपको कोई हाँ या ना में जवाब दे दूँ तो फिर उस कमेटी के कायम होने का मकसद फौत हो जाएगा। तो बहैसियत चेयरमैन उस कमेटी के मेरे लिए मुनासिब नहीं है कि मैं अपनी अगर ज़ाती राय भी है उसका यहाँ इजहार करूँ। मेक सेंस। बहुत शुक्रिया आपका। असलम बोतानी साहब हमारे साथ मौजूद थे, उस खुसूसी कमेटी को हेड कर रहे हैं जिसका जो टीओ आज तय करने का इजलास है वो ट्यूसडे को होगा, आने वाले ट्यूसडे को। तो लेट्स सी किस तरह से मामला आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ जिस पे मैं कहती हूँ कि सारों को बैठ के कंसेंसस भी होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को भी इन्वॉल्व होना चाहिए कि ये ऑडियो लीक्स कहाँ से हो रही हैं और होती ही चली जा रही हैं। और जो एक होता है ना कि आप दुकान में जाते हैं और आपने मैचिंग करनी होती है, जो रंग चाहिए मिल जाए, मतलब जो टॉपिक एट हैंड चल रहा होगा, ये लो जी एक ऑडियो लीक आ गई उसको मज़ीद गंभीर बनाने के लिए। तो isn't दिस बॉदरिंग एनीबडी कि किसी की भी कोई भी कॉल सामने आ जाती है, लिटरली हर किसी की कॉल है। तो अच्छा आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, ये ऑडियो लीक वाला पुराना बहुत मामला है, आपको पता है ये हमारे यहाँ तो अभी शुरू हुआ है मामला, ज़रा मंजर आम पर आ रही हैं ऑडियोज़। लेकिन बरतानिया में एक्चुअली शहजादा चार्ल्स और प्रिंसेस डायना की सेपरेशन के एग्जैक्टली 3 महीने बाद अभी जो क्वीन कॉन्सोर्ट बनने वाली हैं कि मतलब वो और शहजादा चार्ल्स की उस वक्त जो शहजादा चार्ल्स थे उनकी ऑडियो लीक हुई थी जो बरतानवी टैबलॉइड्स और अखबारों की जीनत बनी थी और काफ़ी उसमें इंटीमेट डिटेल्स थी। हाँ, लेकिन उसकी तय तक भी वो पहुंच गए थे कि एक्चुअली किसी ने की थी, मुझे इतनी डिटेल याद नहीं है, तब की बात है, पढ़ी थी बिल्कुल, क्योंकि रॉयल फैमिली में तो इंटरेस्ट हमेशा ही रहा है। बट फॉरगेट अबाउट दैट, ये तो हम प्रेजेंट अभी की बात कर रहे हैं। वो लिटरली अभी पिछले 6 महीनों से या साल से एवरी वीक देयर आर 3 or 4 ऑडियो लीक्स, ऑथेंटिक ऑल्सो, और ये सिलसिला रुकेगा भी नहीं। अभी आगे भी आप देखना कि कोई भी टॉपिक हो रहा होगा उस पर ऑडियो लीक्स होंगी। कहने का मतलब है दिस इज द थिंग, पहले इसको तो पकड़ो। Don't you think, मतलब why is it so okay and we are just taking it in, accepting it? जब हमारे सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं कि बिल्कुल ISI को मेरी ऑडियो कॉल्स रिकॉर्ड करनी चाहिए, टेप करनी चाहिए, ताकि उन्हें पता है कि मैं चोरी नहीं करता। और मतलब ISI का एक काम है कि वज़ीर-ए-आज़म की चोरी की आप बात कर रहे हैं, वैसे सिटिंग प्राइम मिनिस्टर उस वक्त के जब उस वक्त अपनी कुर्सी पर बराजमान थे, उस वक्त तो ठीक है, जब उस कुर्सी से ये पैगाम दिया जाएगा कि कोई मुज़ायका नहीं है इन ऑडियो लीक्स एज टेलीफोन टेपिंग में, उस कुर्सी से गए उनको 1 साल हो चुका है और पिछले 1 साल में 36,000 ऑडियो आ चुकी हैं। कहने का मतलब तो मतलब अगर वो इतने कॉन्फिडेंटली कह रहे थे उस वक्त कि कोई बुरी बात नहीं है, मेरी ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है या मेरे टेलीफोन टेप हो रहे हैं, तो मामला तो तब का और उससे बहुत पहले से शुरू हुआ। आपके कहने का मतलब है ही डजंट माइंड, उनकी आती रहे बेशक, क्रिकेट की बात करते हैं और आपको बताएं कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान चौथा वनडे आज जुमे को नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा और पाकिस्तान 5 वनडे मैचेस की ये सीरीज जो है 3-0 से अपने नाम कर चुका है, सो टेंशन हमें नहीं है। बट अब अगला टारगेट होगा कीवीज को वाइट वॉश करने का। कितना मजा आएगा वैसे, अपने घर दावत पे बुलाओ किसी को और वाइट वॉश कर दो। तो ऐसे हो गया तो पाकिस्तान जो है आपको पता है ICC रैंकिंग में पहली पोजीशन हासिल कर लेगा एंड दैट इज आवर टारगेट। और जिस तरह पाकिस्तान टीम खेल रही है, यकीन है हमें दुआ भी है हमारी कि आज भी शाहीन ही फाते रहेंगे। ऑल्दो कराची में खेले गए तीसरे मैच में सबने एक चीज़ नोटिस की कि नेशनल स्टेडियम में गिनती के लोग लिटरली मैच देखने के लिए मौजूद थे। शायकीन शिकवा करते नजर आए कि पार्किंग एरिया दूर है, गर्मी है,
पैदल चल कर आना मुश्किल है। क्रिकेट हुक्काम से हमारी दरख्वास्त है कि इंतज़ामात को थोड़ा बेहतर कर लें। लोग स्टेडियम का रुख करने में मुश्किलात महसूस करते हैं, ज़माने बदल गए हैं, लोग अपने मोबाइल पे लिटरली बैठ के मैच देख सकते हैं, तो उनको कुछ इंसेंटिव तो देना पड़ेगा ना उनको कि वो स्टेडियम आए। इतनी मुशक्क़त की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि स्टेडियम में रौनक लगे तो यू हैव टू गो इन एक्स्ट्रा माइल। क्रिकेट बोर्ड को हम कह रहे हैं, क्रिकेट से मोहब्बत करने वाले हम नेशन हैं, मगर नेशनल स्टेडियम भी भर ना सके ये भी अच्छी बात नहीं है। भर ना सके मतलब भरना तो दूर की बात है, थोड़ा सा मतलब आ जाए यार। अच्छा, आकिब जावेद भाई हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक टेस्ट क्रिकेटर। बहुत शुक्रिया आकिब भाई। आकिब भाई, पाकिस्तान ने एक रोज़ा सीरीज़ में नाकाबिल शिकस्त बरतरी तो हासिल कर ली है, लेकिन अब पाकिस्तान का हदफ है वाइट वॉश करना न्यूजीलैंड को इस सीरीज़ में। वैसे आईसीसी रैंकिंग में हम पहली पोजीशन पर भी आ जाएंगे। 12 साल बाद न्यूजीलैंड से हमने ये सीरीज़ जीती है, जिस पर एतमाद तरीके से टीम खेल रही है। आपको लगता है कि दिस इज़ वेरी डूएबल कि हम ये वाइट वॉश करते हैं सीरीज़ में न्यूजीलैंड को? जी बिल्कुल, ज़बरदस्त पाकिस्तान ने क्रिकेट खेली है और सबसे अच्छी जो सिलेक्शन है वो हुई है। अच्छे पोटेंशियल को चांस दिया गया। अब्दुल्ला शफीक जो कि इतने रन नहीं बना पा रहे, लेकिन उनमें बड़ा अच्छा पोटेंशियल है। इमाम उल हक बड़े अच्छे वनडे के प्लेयर हैं। सबसे बड़ी बात फ़खर ज़मान जिस दिन रन्स करते हैं पाकिस्तान ऑलमोस्ट 100% जीतता है। आगा सलमान की सिलेक्शन बहुत अच्छी है। ये फिट लोग हैं, अजाइल हैं, फील्डिंग में अच्छे हैं, ऑलराउंडर्स हैं। शदाब है, फिर नवाज़ हैं, और जो फास्ट बॉलिंग में नसीम, शाहीन, हारिस, ये बेस्ट ऑप्शंस हैं। मैं ये समझता हूँ कि ज़मान खान को वनडे में लाना चाहिए था, क्योंकि एक वीक टीम आई थी, इसमें कॉन्फिडेंस बढ़ा सकता था। वो एक ऐसा बॉलर है, यूनिक बॉलर है, अपने एक्शन की, स्लिंगिंग एक्शन की वजह से, कि दुनिया के 50% जो बैट्समैन हैं, इवन मोर देन 50, दे आर नॉट कंफर्टेबल फेसिंग दीज स्लिंगर्स। तो बाकी आई थिंक ओवरऑल इज़ वेरी गुड। पाकिस्तान सीरीज़ तो क्या, अगर इस टीम को बदला ना, इनको कॉन्फिडेंस दिया गया, तो ये एशिया कप और जो आने वाला वर्ल्ड कप है 50 ओवर, ये उसमें भी अच्छी खासी पोजीशन पे ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। अच्छा, अब तीसरे एक रोज़ा में जो टीम कॉम्बिनेशन रखा गया, आपके ख्याल में कराची में भी यही कॉम्बिनेशन होनी चाहिए या फिर आप सजेस्ट करेंगे कुछ तब्दीलियाँ? तीसरा एक्चुअली नहीं, ये अच्छा है। जो मोहम्मद वसीम है उनकी जगह में भी, क्योंकि वो हारिस को वापस लाएं। अगर इतना आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आपने वाइट वॉश किया तो नंबर 1 टीम बन जाएंगे, तो इसमें फुल स्ट्रेंथ पे जाएं, हारिस को वापस लाएं मोहम्मद वसीम की जगह। बाकी यही टीम में अच्छा कॉम्बिनेशन बना हुआ है। तो पाकिस्तान मुझे लगता है यकीनन ये सीरीज़ वाइट वॉश कर सकता है। अच्छा, आप ये बताइएगा कि एक और मामला जो हम आपसे डिस्कस करना चाहते हैं वो है एशिया कप का, वर्ल्ड कप का। इस पर भारतीय मीडिया ने अफवाहों का बाजार लिटरली गर्म कर रखा है। भारतीय मीडिया ये दावे कर रहा है कि एशिया कप तो पाकिस्तान में होगा ही नहीं, जबकि वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान हर हाल में इंडिया आएगा। पाकिस्तान ने लचक दिखाई और एशिया कप के लिए हाइब्रिड मॉडल भी पेश किया। जवाब में वर्ल्ड कप के लिए ऐसा ही मॉडल चाहता है, लेकिन भारतीय हटदर्मी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। आप इस पूरी सूरत हाल पे क्या कहेंगे? हमें क्या फ़ैसला करना चाहिए? देखिए, इसमें जो क्रिकेट बोर्ड है या मीडिया है, मीडिया हाईलाइट कर सकता है, लेकिन वो कभी उस बोर्ड पे डाल देते हैं, कभी उस बोर्ड पे डाल देते हैं, कभी आईसीसी पे डाल देते हैं। इसका नथिंग टू डू विद आईसीसी और क्रिकेट बोर्ड, इंडिया क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। इट्स अबाउट द गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। उन्होंने नहीं खेलना था पाकिस्तान में आके, तो नहीं उन्होंने खेलना, और जब वो नहीं आना चाहते तो आपको वो बुलाते भी नहीं है कि आप आएँ और खेलें। लेकिन अभी बिलावल भुट्टो गए हैं, ये एक लगा है कि शायद हमारे हालात इंडिया से ठीक हो जाएं, क्योंकि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान के साथ उनके हालात अच्छे हैं या बुरे हैं। फ़र्क हमें पड़ता है। इंडिया सबकी ज़रूरत है। मेरा ख्याल है कि एशिया कप तो जो इंडिया पाकिस्तान का मैच है मोस्ट प्रॉब्ली यूएई में होगा, और अगर ये यूएई में होता है तो फिर वर्ल्ड कप का जो मैच होगा वो भी फिर यूएई में ही होना चाहिए, और मुझे लगता भी है कि वैसे ही होगा।
ऑलराइट, लेट्स सी एक्चुअली कि डिसीजन मेकिंग होती क्या है। आके जावेद, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आके। अभी हम आगे अच्छा, आई वाज जस्ट थिंकिंग कि बिलावल उधर है ना इंडिया में, जी जी, इस पे बात कर लें। ट्वीट करें, ठीक है, और हो सकता है कि उस पर भी बात कर लें, किया जा सकता अभी है। हम आपको बताना चाहेंगे कि ऐसे ये खबर जो है कुड बी अ खुशखबरी आल्सो बाय द वे। हम ज़्यादा खुश जरा पहले हो जाते हैं, हो सकता है कुछ फर्क ना पड़े हमारी जिंदगी में। नथिंग रॉन्ग विद बीइंग हैप्पी। एक अल्टरनेटिव पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि देयर इज एट टाइम्स देयर इज रॉन्ग इन बीइंग हैप्पी, क्योंकि अगर हम बहुत ही इट इज नेवर रॉन्ग इन बीइंग हैप्पी, इट्स गुड टू बी हैप्पी। इंतहाई नामसाइदा हालात में मुतमईन खुश होकर बैठ जाएं तो शायद हम उन हालात से निकलने की कोशिश कभी ना करें। इतना एक्सट्रीम जो मुझे लगता है कि हमारे साथ बहसीत कौम ये केस हो चुका है। मतलब जो हमारे हालात हैं, पीने का पानी नहीं है, बिजली अफोर्ड नहीं कर सकते, सड़कें नहीं है, अस्पताल ठीक नहीं है, फिर भी हम हैप्पीनेस इंडेक्स में दुनिया के टॉप 10 मुल्कों में आते हैं। बड़ी अच्छी बात है, टॉप 10 मुल्कों आते हैं जी, हम ठीक ठाक हैं हैप्पी, ठीक है, क्या बात है हमारी। हाँ, उसके मतलब जो हमारे हालात हैं, इतना खुश होना हमारा बनता है। हम इसीलिए इस हाल में, क्योंकि हम हर हालत में खुश होते हैं। अब्दुल्ला इज द ओनली पर्सन इस वक्त। अब्दुल्ला, लुक एट योरसेल्फ व्हाट यू आर। हमें थोड़ा सा रियलिटी, लोगों को कह रहे हो इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। हमें थोड़ा सा रियलिटी चेक होना चाहिए अपने हालात पे, और थोड़ा सा जरा गुस्से में आए, थोड़ा सा अपनी खुशी के लेवल को कम करें और स्माइल तो करना और इन हालात से निकलने के लिए कोशिश करें और सवाल करें लोगों से जिनकी वजह से ये सिस्टम आज इस हालत में मौजूद है। वो खबर जो थी ना इस सारी खुशखबरी में वो रह गई कि अब्दुल्ला भाई ऐसा मतलब उबलता हुआ। I also don't like that resilient bit of it, लेकिन खबर तो सुन लेते हैं, उसमें थोड़ी सी खुशी थी, वादा मैं कर रही हूँ कि इसमें थी। इसलिए ना अब्दुल्ला ने उबलता हुआ पानी ऐसे रोड़ दिया है ऊपर। रोड़ना समझते हैं ना आप? आई होप समझते हो। उंडेल दिया, डाल दिया। What, रोड़ना इज उर्दू? रोड़ना इज पंजाबी। I didn't know that. अच्छा, बताना आपको छोड़ दें, सब कुछ बताना ये था कि मुल्क में गाड़ियाँ और मोबाइल फ़ोन सस्ते होने की बातें हो रही हैं। यस, और बातें भी हो रही हैं और बातों ने मार्केट में हलचल भी मचा रखी है और बहुत सारे लोग जो है वो खुशियाँ मना रहे हैं, बट नॉट अब्दुल्ला। और कहा जा रहा है कि हुकूमत ने गाड़ियों और मोबाइल पर आयद रेगुलेटरी ड्यूटी जो है ना वो ख़त्म कर दी है, जिससे गाड़ियाँ और मोबाइल सस्ते हो जाएंगे और इसी तरह बाहर की इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की कीमतें भी कम हो सकती हैं। मगर मामला ऑब्वियसली इतना सादा तो कभी भी नहीं होता। ये बातें इसलिए हो रही हैं कि आज से 6 महीने पहले हुकूमत ने मोबाइल और गाड़ियों पर रेगुलेटरी ड्यूटी बढ़ाई थी, जिसकी मुद्दत गुज़िश्ता माह यानी 31 मार्च को ख़त्म हो गई थी। तो लिहाजा दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड अ लिटिल बिट ऑफ एक्साइटमेंट। और चेयरमैन FPR का कहना है, क्या कह रहे हैं कि वजारत तजारत जैसे ही कहेगी नोटिफिकेशन जारी कर देंगे और ये सब कुछ अभी तक कहा नहीं है। वैसे 31 मार्च की मुद्दत खत्म हुई भी है। हमारे साथ ही अशरफ अलकम हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद। अशरफ, बताइएगा, अब मोबाइल फ़ोन्स कारों पर ड्यूटी 31 मार्च 2023 तक आयद हुई थी, अब ये क्या अज खुद ख़त्म हो चुकी है या फिर हुकूमत इसे दोबारा लगाने का इरादा रखती है? सजेशन दे रहे हैं, बताइए ज़रा। जी, रेगुलेटरी ड्यूटी उस वक्त आयद की थी कि पाकिस्तान को 2 बड़े मसाइल का सामना था। एक तो पाकिस्तान का तजारती खसारा बहुत बढ़ रहा था, उसके लिए इंपोर्ट्स को कम करना था। उसके साथ साथ पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर तेज़ी से ख़त्म हो रहे थे। इन दोनों चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत ने जो रेगुलेटरी ड्यूटी लगाई थी ताकि हमारी इंपोर्ट्स भी कम हो सकें, जो ज़र मुबादला के ज़खायर जो दरामदात पे खर्च होते थे वो भी कम हो सके, और जो प्रेशर था पाकिस्तान के अकाउंट्स पे, ज़र मुबादला के ज़खायर बड़ी तेज़ी से डिप्लीट हो रहे थे, इसलिए रेगुलेटरी ड्यूटी 31 मार्च तक आयद की गई थी। उसका ऑटोमेटिक इसने ख़त्म हो जाना था। ये जैसे जो 31 मार्च है ड्यूटी तो ख़त्म होगी, लेकिन उसको मार्केट को थोड़ा 1-2 दिन लग गया मार्केट तक ये खबर पहुंचने में, बल्कि महीना ही लग गया जब सोशल मीडिया पे किसी ने शेयर किया कि मोबाइल फ़ोन्स और कारों पर जो इम्पोर्टेड कारें हैं बाहर से इम्पोर्ट की जाती हैं उन पर ये दरामदी ड्यूटी जो है ख़त्म होने के बाद मार्केट में सस्ती हो जाएंगी। ये सिर्फ 2 चीज़ों पर नहीं थी, ये तकरीबन 350 के करीब आइटम्स थी जिन रेगुलेटरी ड्यूटी आयद की गई थी, जिनमें खाने पीने की अशिया थी, फर्नीचर थी, फ्रूट थे, सब्जियां थी, वेजिटेबल्स के साथ साथ वो जो दूसरे ममालिक से जानवरों की खासतौर पर कुत्तों की खुराक थी, जब पका हुआ फूड
फूड था, पैक फूड था डब्बों में, जो बंद फूड आता है बाहर से खाने के लिए, इस तरह की चीज़ें थी जो 300 और 350 के दरमियान की थी, उन सब पे रेगुलेटरी ड्यूटी आयद की थी। अब जो खुद ख़त्म हो गई है। अब सवाल होता है कि इसके बाद क्या होगा। इसके बाद जो असूलन तो इसको ख़त्म रहना चाहिए। जो ड्यूटी का इम्पैक्ट होता है वो जो चीज़ों पर जिन चीज़ों पर शिया तकरीबन 350 के करीब है जिन पर रेगुलेटरी ड्यूटी आयद होती थी, उनके मार्केट में कीमतें गिरनी चाहिए। लेकिन हमारी इतला के मुताबिक ऐसा होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, इसकी एक लंबी डिबेट है, उस पर अभी हम बात कर लेते हैं कि क्यों नहीं ये ख़त्म होगा, इसका इम्पैक्ट मार्केट पे क्यों नहीं आएगा। एक बड़ी वजह तो मार्केट में गैर यकीनी सूरत हाल है कि इस ख़त्म ये दोबारा से आयद होगी या ख़त्म रहेगी। जी यही आपने कहा ना कि इस पर बहस चल रही है कि तो लेकिन अशरफ जी, इस सूरत हाल से तो मार्केट में अफवाहों का सिलसिला जो है वो बिल्कुल जारी रहेगा और तवक्को की जा रही है कि अब दरामद शुदा सेकेंड हैंड गाड़ियाँ जो हैं और मोबाइल्स की कीमतों में बहुत ज़्यादा कमी होगी। मतलब बातें तो इसी किस्म की हो रही हैं। तो हुकूमत ने बर वक्त फैसला ना लिया तो इससे तो मार्केट में और भी ज़्यादा मज़ीद केओस पैदा हो सकता है। जी आप दुरुस्त कह रहे हैं। इस सिलसिले में चेयरमैन FBR से बात भी हुई थी। उनका कहना था कि FBR के इस सिलसिले में कोई रोल नहीं है। हमने जब ये रेगुलेटरी ड्यूटी आयद की थी उसकी फहरिस्त हमें वजारत तजारत की तरफ से फराहम की गई थी और FBR ने सिर्फ उस फराहम करदा सिफारशात पे जो उस लिस्ट को उसका नोटिफाई करना होता है। जैसे ही हमें उधर से फहरिस्त होगी एक दिन में नोटिफाई हो जाए, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। वजारत तजारत इसमें क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, ये अभी FBR को कुछ नहीं पता। जो सवाल है कि मार्केट में चीज़ें सस्ती होंगी कि नहीं होंगी, इसमें 2-3 चीज़ें अहम होती हैं। जो कार असेंबलर्स हैं जिस पे ख़ास तौर पर जर्मन और जापान के एम्बेसीज़ हैं, उनका पाकिस्तान पर एक बड़ा दबाव है। ख़ास तौर पे जर्मनी का कहना है कि हम आपको यूरोपियन यूनियन में एक कंसेशनली रायत देते हैं कि पाकिस्तानी अशिया की रसाई हो सके EU की मंडियों में, लेकिन जवाब में आप हम पे रेगुलेटरी ड्यूटीज़ आयद करते हैं। एम्बेसी जर्मन एम्बेसी का ख़ास तौर पे, जापान के भी एम्बेसी की आज मुलाकात हुई है जिनमें कार असेंबलर भी थे, जिनमें बड़ी जो जापानी गाड़ियाँ हैं उनके जो मालकान भी थे, उनके CEO थे, वो भी शामिल थे। वज़ीर ख़ज़ाना के साथ मुलाकात में जापानी इन्वेस्टर के साथ यकीनन दोनों ममालिक का एक गाड़ियों के सिलसिले में एक दबाव है। लेकिन हुकूमत इस सिलसिले में क्या करती है, हुकूमत ने अभी कोई वाज़ेह फ़ैसला नहीं किया। ये सिर्फ इन गाड़ियों और फ़ोन्स का मसला नहीं है, दूसरी जो 300 से ज़्यादा 350 के करीब अशिया उनका भी मसला है। इसमें अभी तक हमारी इतलात हैं कि अभी तक हुकूमत जो LCs खोलने के लिए फ़ंड्स फराहम करती है बैंक से, उसमें कि एक ख़ास हद तक उन्होंने एक फ्री हैंड तो दिया है लेकिन मुकम्मल तौर पर फ्री हैंड नहीं दिया। आज उन्होंने हमें इशारतन बताया भी था चेयरमैन FBR ने पिछले दिनों कि LCs तो हुकूमत ने ही खोलनी होती है, बैंक स्टेट बैंक ने ही अलाउ करना होता है जिनके लिए डॉलर्स दरकार होते हैं ताकि जो दरामद कुनंदगान में ऑर्डर प्लेस कर सकें, वो अभी गवर्नमेंट के पास है। अभी तक इन अशिया के ख़ास तौर पर मोबाइल फ़ोन गाड़ियों की इंपोर्ट का कोई बड़ा ऑर्डर, बड़ी LC की दरख्वास्त बैंकों के पास नहीं आई। लेकिन अगर आती है तो हुकूमत उसमें या तो एक सूरत हो सकती है फौरी तौर पे इसको दोबारा रेगुलेटरी ड्यूटी आयद कर दे, दूसरी ये बात हो सकती है कि वो बगैर बताए बगैर ऐलान किए इनकी LCs ना खोले, दरामदात को कम्पैक्ट रखे अनअनाउंस। उस पर जो दोनों ममालिक हैं जापान और जर्मन, उनका एक प्रेशर भी कम हो जाएगा और हुकूमत का पर्पज़ भी सर्व हो जाएगा कि जो गैर ज़रूरी अशिया जिनको पुरतोइश अशिया कहा जाता है, मेकअप का सामान है, फर्नीचर है, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट है, डिब्बों में बंद जो फूड आता है, फ्रूट आता, खाने पीने की अशिया आती हैं, मोबाइल फ़ोन सेट्स हैं और कार दरामदी गाड़ियाँ हैं, उनका भी एक ज़रूर इसमें पाबंदी का गवर्नमेंट का मेरा ख्याल फ़ैसला हमारी इतलात के मुताबिक यही है, इनकी दरामद नहीं होने देगी, रेगुलेटरी ड्यूटी आयद हो या ना हो। जी इसलिए मुझे नहीं लगता कि मुस्तक़बिल करीब में आने वाले दिनों में या बजट से पहले कम अज़ कम इसमें कोई सस्ता होने का इम्कान है दरामदी गाड़ियों का। थैंक यू अशरफ फॉर स्पीकिंग टू अस। जी हमने आपको बताया था अब से कुछ देर पहले कि हमारे वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी मौजूद हैं भारत गोवा में, जहां पर शंघाई ताउन तंजीम का ये बिल्कुल फ्रेश विजुअल्स हैं हमारे पास जस्ट फ्यू मोमेंट्स बैक शुरू हो चुका है। वज़ीर ख़ारजा का ये इजलास है और भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने गुफ्तगू का आगाज़ कर दिया है। हमारे साथ ही हमारे नुमाइंदा खुसूसी एजाज़ सैयद भारत गोवा में मौजूद हैं इस इवेंट को, हिस्टोरिक इवेंट को कवर करने के लिए। उनसे बात करते हैं। जी आज के दिन क्या क्या होने वाला है, कौन कौन से वज़ीर ख़ारजा हैं जो आज खिताब करेंगे या तमाम लोग ही आज खिताब करेंगे, क्या मसरूफियत है, क्या स्केड्यूल है एजाज़? जी अब्दुल्ला, आज जो आगाज़ है वो भारत के वज़ीर ख़ारजा जयशंकर कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि जयशंकर मेरे बिल्कुल बैक पे आपको नज़र आ रहे हैं, जयशंकर खिताब भी कर रहे हैं। इसके बाद SCO के दीगर
वज़ीर ख़ारजा वो बात करेंगे, बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी बात करेंगे, लेकिन उनका जो खिताब है दीगर अरकान का वो लाइव नहीं होगा। इसके बाद जो एजेंडा है जुलाई के महीने में भारत में ही एक कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें एससीओ के तमाम सरबराहान मुमलिकत को बुलाया जाएगा, इनवाइट किया जाएगा भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से। तो उस इजलास के लिए यानी कि जुलाई के महीने में जो सरबराहों का इजलास होना है एससीओ के, उसका एजेंडा फाइनल करना है इन वज़ीर ख़ारजा ने जो कि आज यहाँ पर गोवा में इकट्ठे हुए हुए। तो बेसिक एजेंडा ये है और तो कोई ये की जा रही है 12 साढ़े 12 बजे तक 1 बजे तक ये एजेंडा मुकम्मल कर लिया जाए। एजाज, आपसे हम जानना चाहेंगे क्या बिलावल साहब का भी आज ही है खिताब स्केड्यूल, जो ये ज़रा दोबारा से क्लियर कर दीजिएगा। बाकियों के खिताब बराह रास्त नहीं होंगे, वो रिकॉर्ड करके क्या फिर उसको देख कर नशर किए जाएंगे? अच्छा, ऐसी भी कोई बात है? जी अब्दुल्ला, जो ओपनिंग सेरेमनी है और उसमें रवायत ये होती है कि जो एससीओ का मेज़बान होता है उसका खिताब होता है जिसको टेलीकास्ट किया जाता है। बाकी जो अरकान है उनके खिताब जो अभी तक हमें कम्युनिकेट किया गया है उनको टेलीकास्ट नहीं किया जाएगा, लेकिन तमाम ममालिक अपने अपने मीडिया को उसकी तफसीलात जारी करेंगे। तो कोई ये की जा रही है कि पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा और पाकिस्तान का जो हाई कमीशन है यहाँ पर भारत में, वो इस सारा जो प्रोसीडिंग है पर्टिकुलरली जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी का खिताब है उसकी तफसीलात पाकिस्तानी मीडिया से शेयर करेंगे और बाकी मीडिया से भी शेयर करेंगे जो हम रिले करेंगे पाकिस्तान पर। अच्छा एजाज, हमने विजुअल्स भी देखे, फुटेज देखी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की इनफॉर्मल सी मीटिंग विद द रशियन काउंटर पार्ट। तो कोई ऐसी भी बात है कि इंडियन वज़ीर ख़ारजा जयशंकर से भी इनफॉर्मल मीटिंग हो, लेकिन 1-on-1 होने का कोई इम्कान आपको लग रहा है या बिल्कुल ऐसा कुछ सेटिंग नहीं है? हुमा, गुज़िश्ता रात एक इनफॉर्मल मीटिंग हुई है, दोनों वज़ीर ख़ारजा ने शेक हैंड किया है और आपको मैं बताऊं कि एक बैकग्राउंड है दोनों वज़ीर ख़ारजा का, बिलावल का और जयशंकर का, कि दोनों के दरमियान यूएन में एक हॉट एक्सचेंज हो चुकी है। भारत के वज़ीर ख़ारजा ने एक स्टेटमेंट दिया था जिसे काउंटर किया था पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने, और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने भारत के प्राइम मिनिस्टर को तनकीद का निशाना बनाया था और उसके बाद बड़ी सदमा हो रही थी। और उसके बाद जब हम यहाँ पर भारत में आए, गोवा में आए, तो हम भी ये सुन रहे थे चैटर कि पता नहीं भारतीय वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे, क्योंकि पॉलिटिकली उनके ऊपर भी बड़ा प्रेशर है। लेकिन हमने देखा और हमें बताया गया कि जो रात को जयशंकर साहब ने एससीओ ममालिक के जो वज़ीर ख़ारजा है उनके लिए एक डिनर का एहतमाम किया था। उस डिनर में बिलावल पहुंचे और उन्होंने दोनों के दरमियान ना सिर्फ मुसाफा हुआ, दोनों ने ना सिर्फ शेक हैंड किया बल्कि ग्रीटिंग्स भी एक्सचेंज करी। अच्छा, अब जुलाई में आपको पता है जो इजलास होना है, सरबराह इजलास, उसका एजेंडा सेट किया जाएगा इस इजलास में। तो उस इजलास में क्या होपफुली वजीर आजम, लेट्स सी कौन होता है, अब असेंबलियाँ टूटने ना टूटने की बातें भी तो होती रहती है ना। जुलाई में अगर वजीर आजम शहबाज शरीफ होते हैं तो उनका जाना कंफर्म है या दिस ऑल हैज येट टू बी डिसाइडेड? अब्दुल्ला, वेरी पर्टिनेंट एंड वेरी गुड क्वेश्चन आई वुड से। अभी तक पाकिस्तान ने डिसाइड नहीं किया कि शहबाज शरीफ जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान और भारत के जो मामलात हैं उसमें बड़ी कंसिडरेशन की जाती है। लेकिन एक बात तय है कि हमें इस बात का ज़रूर पता है कि भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वो एससीओ के सरबराह होने के नाते पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को दावत ज़रूर देंगे। तो दावत तो भारतीय प्राइम मिनिस्टर की तरफ से पाकिस्तान को आएगी। अब शहबाज शरीफ उस दावत पे भारत जाते हैं या नहीं जाते ये टाइम बताएगा, लेकिन मोस्ट लाइकली ये है कि शायद पाकिस्तान में अगर पॉलिटिकल अपहीवल कोई ना हुआ, पॉलिटिकल क्राइसिस कोई बहुत ज़्यादा ना हुआ, तो कोई ये की जा रही है कि पाकिस्तान सोच समझ कर फैसला करेगा और शायद एससीओ को अटेंड करे। अच्छा एजाज, ये भी बताइएगा क्योंकि कल से जब हम बिलावल भुट्टो वहाँ गए हैं और पल पल की हमें खबर भी मिल रही थी, वो खुद भी बड़े फोकस्ड हैं और अपनी वीडियोस लगाते रहते हैं। तासुर ऐसे मिल रहा था इवन फ्रॉम इंटरनेशनल मीडिया के वो बड़ी स्टार अट्रैक्शन है बिलावल, और अटेंशन जो है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द डिग्नेटरीज वो हट गई है, एंड इट्स ऑलमोस्ट एज इफ के बिलावल का आना
और उनकी वेयर अबाउट्स, ऑब्वियसली उनकी जो एक्टिविटीज है उस पर ज्यादा नजर है। 12 साल बाद दौरा भी हो रहा है, ऑफ कोर्स 12 साल बाद भी ये दौरा है किसी पाकिस्तानी डिग्निटरी का। तो बताइएगा ऐसा ही है, क्योंकि हम ये सुन रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं। पहली बात तो ये है कि ये जो 12 साल वाली बात है ये मुख्तलिफ मीडिया के स्टेशन से आ रही है, ये बात दुरुस्त नहीं है। पाकिस्तान के जो आखिरी वज़ीर ख़ारजा हैं वो 2016 में आए थे, वो एडवाइज़र टू दी प्राइम मिनिस्टर थे विद द फुल स्टेटस ऑफ मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर। वो थे सरताज अजीज, वो 2016 में आए थे। तो ये कहना कि 12 साल बाद आए, ये बात दुरुस्त नहीं है। 2016 के बाद पाकिस्तान का कोई भी वज़ीर ख़ारजा पहली दफ़ा भारत आया है, ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। यहाँ पर बिलावल भुट्टो जरदारी तमाम जो मीडिया है उसकी तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। उसकी बड़ी बुनियादी वजह है कि पाकिस्तान और भारत की एक तो बैकग्राउंड है, लेकिन पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की भी एक बैकग्राउंड है। आपको पता है जयशंकर का मैंने हवाला आपको पहले दिया कि किस तरह उन दोनों के दरमियान, भारत के वज़ीर ख़ारजा और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान एक थॉट एक्सचेंज हुई। एक तो ये बैकग्राउंड है, फिर एक खास एनवायरनमेंट है डिप्लोमेटिक, लेकिन इससे पहले भी दो और बैकग्राउंड। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जब प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने भारत के प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी को इनवाइट किया था। भारत के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जब पढ़ती थी ऑक्सफोर्ड में, उनके साथ बड़ी दोस्ती थी, कोलीग्स थे, फेलो स्टूडेंट्स थे। भारत के पास जो प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं वो बेनज़ीर साहिबा के साथ पढ़ते रहे हैं, उनके साथ बल्कि उनकी शादी में करण थापड़ आए थे। फिर बेनज़ीर से पीछे अगर आप चले जाइए तो जो बेनज़ीर के वालिद थे और बिलावल के जो नाना थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उनका भी भारत के साथ जो इंगेजमेंट है, आपको पता है कि 1971 में जो कैदी थे पाकिस्तान के, उन्हें छुड़ाने में फिर एग्रीमेंट किया गया भारत के साथ। सो देयर इज अ फैमिली लेगेसी। और बिलावल ना सिर्फ भारत जब गए तो जाहिर है उसको जो लोग वहाँ मौजूद होते हैं उसको मद्देनजर रखते हैं, बल्कि बिलावल एक्चुअली जहाँ भी जाते हैं तो अपनी वालिदा की जो उनकी एसोसिएशन है उससे ज़रूर पहचाने जाते हैं एट द सेम टाइम। अच्छा एजाज़, हम लास्टली आपसे जानना चाहेंगे कि हमने तो जाहिर है और देयर इज़ नो डिनाइंग द फैक्ट कि हमने बहुत बॉलीवुड फिल्में देखी हैं और उसमें लोग अक्सर गोवा जाते हैं वेकेशंस मनाने के लिए, और हम यही देखते हैं कि भाई बीचेस इतने खूबसूरत हैं और साफ़ सुथरे हैं। तो पीछे तो अभी हमारे आपके टेंट ही नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपका इत्तेफाक हुआ इन बीचेस को देखने का। हाउ इज़ इट लाइक? क्योंकि पाकिस्तानियों को वीज़ा भी नहीं मिलता ना गोवा का। मैं अब्दुल्ला आपको बात बताऊं, अगर आपने बीचेस की बात की है, अगर आप चाहते हैं कि मैं अभी आपको लाइव दिखाऊं तो मैं अभी भी दिखा सकता हूं। ये बिल्कुल सामने बीच है मेरे। हाँ प्लीज दिखाएं। हाँ दिखा दें प्लीज। मैं लिबर्टी लेता हूं और दिखा देता हूं। मैं साथ साथ बताता जाऊं कि जो बीचेस बॉलीवुड की फिल्मों में दिखाए जाते हैं वो हकीकत ये है कि खूबसूरत दिखाए जाते हैं, और हकीकत में भी नेचर के बहुत करीब हैं, बहुत खूबसूरत बीचेस हैं। बहुत यहाँ पर जो लोग हैं वो बड़े मिलनसार हैं। यहाँ पर जो गोवा है उसकी खूबसूरती ये है कि यहाँ पर कैश्यू, जिसे काजू कहते हैं, काजू यहाँ पर उगता है और काजू से मुख्तलिफ खाने बनाए जाते हैं। शाम की जो लाइफ है वो बड़ी दिलचस्प होती है। लोग बीचेस पे आते हैं, हल्ला गुल्ला करते हैं। वो बीचेस पे आके ना सिर्फ हल्ला गुल्ला करते हैं बल्कि हल्ला गुल्ला के साथ साथ वो यहाँ पर एंजॉय करते हैं, म्यूज़िक को एंजॉय करते हैं। यहाँ पर शाम का खाना, फूड जो है वो बीच के ऊपर अक्सर लोग जो वेकेशंस करने आते हैं। जो ताज होटल है जहाँ पे ये सारा मीटिंग हो रही है वो भी बीच के ऊपर है। और ये एजाज हमें बड़ा अच्छी तरह ये विजुअल नज़र आ गए हैं एंड इट्स अ प्रीटी स्टनिंग प्लेस जिस तरह के हमने देखा भी है। सो एंजॉय योरसेल्फ, क्योंकि हमें ये भी लग रहा है हमारी ये चीज़ जो है ना ये वायरल हो जाएगी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, जो अक्सर हो जाती होती है। हालांकि बहुत सी चीज़ों में हम पूछ रहे थे कि जगह के बारे में बताएं। जी जी फाइनल वर्ड्स। जी जी प्लीज। हुमा फाइनल वर्ड्स जो मैं ये चाहूँगा कि हुमा आबी और अब्दुल्ला आबी और ना सिर्फ आप दोनों पाकिस्तान के जो शहरी हैं वो भी जो पाकिस्तान
और भारत के अगर ताल्लुकात ठीक हो तो वो भी यहाँ पर आए और यहाँ पर गोवा जरूर आए। और मैं कहूँगा कि भारत के जो शहरी हैं, अगर पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात ठीक हो, वीजा आसानियाँ हो, तो ये भारत के शहरी जब पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरिया में जाएंगे तो ये भी भूल जाएंगे सारी चीजें। फिर अगर दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हुए तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ बॉलीवुड की फिल्में शायद जितनी नॉर्दर्न एरियाज में बनेगी। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच एजाज। हम लिस्ट बना सकते हैं पाकिस्तान में स्टनिंग प्लेसेस, तो हम पूरी एक लिस्ट लिटरली शेयर कर सकते हैं व्हिच वुड बी वर्थ विजिटिंग फॉर एनीबॉडी हु विजिट्स अस। गोवा इज नोन फॉर इट्स बीचेस और एजाज जब से रिपोर्ट कर रहे हैं आज पहली दफा ये है कि हमने उनके पीछे पस मंजर में समंदर भी देखा। दैट्स ट्रू, क्योंकि वो इतना वो हर चीज ऑब्वियसली इतनी फॉर्मल मीटिंग होती है, हर चीज तो क्लोज्ड एनवायरनमेंट्स में होती है, बट दिस वाज अ नाइस यू नो अच्छा माहौल भी लग रहा था। तो ये राजी और एक्टिविटीज़ हमने आपको दिखा दी हैं, मुलाकातें भी हमने आपको दिखाई हैं जिनसे हो रही हैं, जिनसे कोई लाइकलीहुड नहीं है मुलाकात होने की, तो वो भी हमने आपको बता दिया है। सम पिक्चर्स दैट वी आर शेयरिंग विद यू। कल से भारतीय शहर गोवा में मौजूद है वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी, और एक्चुअली जुलाई में जो मीटिंग होनी है, जो सरबराह इजलास होना है, उसमें क्या मामलात होंगे वो तय होने हैं इन इजलासों में। ये जो अब मीटिंग है उसमें ये डिसाइड होगा। एंड वही सवाल है कि उस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जुलाई में जाएंगे, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शिरकत करेंगे या नहीं करेंगे। पाकिस्तान की तरफ से अभी इस बारे में कोई फैसला नहीं किया गया, कोई फैसला नहीं हुआ अभी, तो ऑब्वियसली ये सिर्फ बात हो रही है और आपको पता है कि जो जो लेटेस्ट होता है हम आपके साथ शेयर करते हैं। सो अ लॉट ऑफ डिसीजन मेकिंग विल बी डन later and afterwards। लेकिन मैं वैसे बिलावल भुट्टो ज़रदारी को देख रही थी, he is literally the youngest of the lot amongst all the you know foreign ministers जो आए हुए हैं उधर, लेकिन he makes mark जब वो बोलते हैं, जब वो बात करते हैं। हमने ऑब्वियसली पिछले कुछ महीनों में एक्सपीरियंस कर लिया है। he has a command जो कि उनकी फैमिली की लेगेसी भी है, so best of luck to him। अच्छा जी, आगे चलें आप। बिल्कुल आगे चलते हैं। साल 2022 में एक्चुअली आपको जानकर हैरानी भी हो शायद कि अमेरिका से पाकिस्तानियों के एक ग्रुप ने इसराइल का दौरा मुनक्किद किया, जिस पर दफ्तर ख़ारिजा ने वजाहत की थी कि दौरा एक बैरूनी NGO की जानिब से था और इस दौरे का किसी तौर पाकिस्तान से कोई ताल्लुक़ नहीं था। दफ्तर ख़ारिजा का कहना था कि फ़लस्तीन मामले पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है, वो आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का हामी है जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स है। हाल ही में बांग्लादेश से ऐसा ही एक ग्रुप इसराइल गया था जो कि उसी NGO ने मुनक्किद किया था दौरा। इसराइल मुस्लिम ममालिक से ताल्लुकात इस्तवार करने का ख़्वाह है और हालिया सालों में मुत्तहिदा अरब अमारात, मराकश, बहरीन, सूडान, इवन टर्की से बहुत मिसाली ताल्लुकात हैं। ये सूरत हाल हमारे सामने है। अब ये जो दौरे हो रहे हैं पर्टिकुलरली किए जा रहे हैं और इनका मकसद क्या है बेसिकली, ये क्या किस लिए हो रहे हैं, इनके क्या मकासद हैं, क्योंकि फ़लस्तीन के मसले पर एटलीस्ट पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है हम उम्मीद करते हैं कि पूरी मुस्लिम उम्मा का एक्चुअली वही उसूली मौक़िफ़ हो। हमारे साथ वाशिंगटन DC से मौजूद हैं अनीला अली, जो इसराइल जाने वाले उस ग्रुप का हिस्सा भी थी और वो अमेरिकन पाकिस्तानी हैं और अमेरिकन एंड मुस्लिम मल्टी फेथ विमेन एम्पावरमेंट काउंसिल से मुंसलिक हैं। उनसे कुछ बातें करते हैं। अनीला, थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। बहुत से सवाल थे जो हम काफ़ी अरसे से चाह रहे थे आपसे पूछें। पिछले साल अमेरिका से पाकिस्तानियों के एक ग्रुप का इजराइल का दौरा मुनक्कद कराया गया और आप बतौर नुमाइंदा अमरीकी मुस्लिम और बैनुल मज़ाहिब काउंसिल इसमें शामिल थी। पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारिजा ने कुछ पाकिस्तानियों के इस दौरे को यकसर मुस्तरद करके कहा था कि इजराइल जाने वाले इस ग्रुप का पाकिस्तान से कोई ताल्लुक़ नहीं और ये एक बैरूनी NGO ने मुनक्कद किया था। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी है कि हम बतौर कौम फ़लस्तीनियों के साथ हैं और एक आज़ाद फ़लस्तीन का क़याम चाहते हैं जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स होगा। ये तो मैं बिल्कुल वैसे वाजे कर रही हूँ जो कि हम सारों को पता है, एंड दिस इज़ द स्टेटेड पॉलिसी। नाउ इजराइल तो ऑब्वियसली आपको पता है कि गासिब है, जालिम है। किस तरह आप ये मैनेज कर रही हैं कि आप पाकिस्तानियों को भी वहाँ लेके जा रही हैं और क्या एक्सपेक्टेशन है कि इन मुलाकातों से क्या नतीजा निकले? देखिए, 1 साल हो गया उस ग्राउंड ब्रेकिंग ट्रिप का जो पाकिस्तानी और पाकिस्तानी अमेरिकन ने ली थी, जिसमें कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन अमेरिकन मुस्लिम मल्टीफेथ वुमेन्स एम्पावरमेंट काउंसिल AMWEC, जो कि एक पाकिस्तानी औरतों की NGO है, हम इंटरफेथ काम करते हैं, और शराका जो कि अरब्स और इजराइलीज की ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी ऑल्सो मैं बोर्ड मेंबर्स हूँ, टू बिल्ड पीस
through exchange of people to people diplomacy और economic exchange. तो ये दो organizations ने हमने मिलके एक ग्रुप लेके गए थे, जिसमें आपको याद होगा अब पूरी उसकी 1 साल की एनिवर्सरी हो गई है। और उसके बाद से हम पाकिस्तान से और अमेरिका से पाकिस्तानी अमेरिकन्स को 3 और टूर ग्रुप्स पे लेके जा चुके हैं। तो आप देखें कि बहुत सारा प्रोग्रेस हुआ है। जो पब्लिक ओपिनियन है वो थोड़ा थोड़ा करके चेंज हो रहा है, क्योंकि लोग ये अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि भाई आप पैलेस्टाइन को भी सपोर्ट कर सकते हैं, बल्कि आप उनको ज़्यादा बेहतर तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं अगर आप जैसे अरब्स ने किया है। उन्होंने अपनी ट्रेड और सारी चीज़ें इजराइल के साथ इंक्रीज की हैं, जिस तरह से एक्सट्रीमिज्म ख़त्म हो, ताकि वो इन दोनों रेसेस को बिठाएं, नेशंस को बिठाएं और उनकी दोस्ती करें। सो इवेंचुअली यही होगा कि ट्रेड और डिप्लोमेसी, पीपल टू पीपल डिप्लोमेसी के थ्रू ये सारे प्रॉब्लम्स चेंज होंगे। ये जो थिंकिंग है ये आउटसाइड द बॉक्स थिंकिंग है। जो चीज़ 70 साल से नहीं काम कर रही है, तो उन्होंने कहा भाई लेट्स कम अप विद अ न्यू आइडिया। ये कहते हैं इसको डिसरप्ट द प्रोसेस एंड बिगिन विद पीस अगेन। तो वो जो सारे लोग गए थे वो इस प्रोग्रेस से अभी उनकी हमारी सबकी एक एनिवर्सरी कॉल हुई, जिसमें हमने रियलाइज किया कि जब से लेके अब तक 3 और ग्रुप्स जा चुके हैं। उसके अलावा अब हमारा एक और अगस्त में जाएगा, पीपल वांट पीस। अच्छा अनिला, हम आपसे जानना हैरत अंगेज़ तौर पर ऑल्दो ये भी कहा जा रहा है कि अरब दुनिया तो इसराइल से सख्त इख्तलाफात रखती थी। इनफैक्ट अरब ममालिक की आपको पता ही है इसराइल से जंगें भी हुई हैं, लेकिन मुत्तहदा अरब अमारात, अब मोरक्को, बहरीन, सूडान ने इसराइल से सफारती ताल्लुकात इस्तवार किए हैं। अब बहस ये की जा रही है कि मुल्कों को अपने कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ भी करना चाहिए और पॉलिसी पर नज़रसानी करनी चाहिए ताकि आगे बढ़ा जा सके, लेकिन ये रियासती सतह के फ़ैसले होते हैं और पाकिस्तान की ज़मीन में रियासती पॉलिसी बिल्कुल वाज़ेह है। तो आप इस निजी सेटअप से या इन निजी दौरों से कुछ हासिल तो नहीं कर लेंगी? जी देखिए, ये जो यूएई में हुआ है और जो सऊदी अरेबिया में हो रहा है, ये टॉप डाउन तो है। उनकी सारी डिक्रीज आई, उन्होंने अपनी पॉलिसी जो कहते हैं ओपन में 5-6 साल पहले लाई। आपके ख्याल में ये 5-6 साल से ही हो रहा है? नहीं, ये 15 साल से यूएई और सऊदी अरेबिया की रिलेशंस हैं इजराइल से। तो क्यों हम इस तरीके से हेल्प ना करें पीस प्रोसेस को? पीस भी होगा और पाकिस्तान के लिए ट्रेड की तो बहुत ज़्यादा अहमियत है। हम तो बहुत दुनिया में बिहाइंड जा रहे हैं। अभी आपने देखा सबसे ज़्यादा बच्चे आउट ऑफ स्कूल पाकिस्तान में। तो जब हमारा घर नहीं साफ है, जब हमारे बच्चों के पास खाना और स्कूल नहीं है, तो हम किसी और की जंग कैसे लड़ सकते हैं? हमें उनको भी सिखाना है कि फोकस ऑन पीस, और हमें खुद भी सीखना है कि जब हम ये अपने आप को स्ट्रेंथन करेंगे और स्ट्रॉन्गर बनाएंगे एज पीपल, तो हम दूसरों को भी हेल्प कर सकेंगे। एंड आई थिंक कि इस वक्त सारे जो मुस्लिम ममालिक हैं जो कि सफ़र कर रहे हैं, उन सबको सोचना चाहिए कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे ख़त्म करें। जी अनिला जी, पर इट हैज़ टू बी बोथ फेज के ये ना होना एक तरफा के यहाँ से तो जाते रहें लोग और वो बड़े माइल हो जाएं तो आगे से कोई तब्दीली ना आए, तो उनको भी सिखाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा ये बताएं, ये भी कहा जाता है कि बहुत से ममालिक हैं मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। मतलब ये एग्जाम्पल्स तो आपको बड़ी अच्छी तरह पता ही होंगे, जैसे कि म्यांमार में रोहिंग्या को हकूक़ ही हासिल नहीं है। फिर इंडिया में मुसलमान हिंदुओं की बढ़ती इंतहा पसंदी से ऑब्वियसली पूरी दुनिया ही परेशान है, मुसलमान दुनिया। फिर मकबूजा कश्मीर है और भी ममालिक है, बहुत से एग्जाम्पल्स दिए जा सकते हैं। अमेरिका ने अफ़गानिस्तान, लिबिया, इराक में हमले किए और अब वहाँ मुसलमानों का हाल आपके सामने है। लेकिन म्यांमार, इंडिया, अमेरिका से तो ताल्लुकात नहीं तोड़े जाते। इज़राइल का मामला एक जज्बाती मामला है पाकिस्तानियों के लिए। आपको इस पर एतराज़, मतलब आपको इस बात की नौयत समझ आ रही है? बिकॉज ऑब्वियसली अमेरिकन पाकिस्तानीज लिव ओवर देयर, पाकिस्तानी जो होते हैं वो पाकिस्तान में ही रहते हैं, उनके लिए इट्स अ डिफरेंट डील ऑल टुगेदर। तो क्या आप बतौर पाकिस्तानी ये महसूस नहीं करती? मैं बिल्कुल महसूस करती हूँ, इसीलिए मैंने ये कदम लिया। पूरा मैं, आपको पता है, मैं पैलेस्टीनियन लीडर्स से मिली हूँ 2019 में, और मैंने उनसे कहा कि क्यों नहीं आप लोग बैठते हैं इजरायलीज के साथ और टेबल पर बात करते हैं। तो वहाँ हनान अशरावी थी,
जो कि आपको पता है पैलेस्टीनियन लीडर है। मैं PLO से मिली, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी से मिली, जो गाजा के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स थी मैं उनसे भी मिली। And I told them very openly that I think all of you need to sit down and make peace, because that's what Muslims do. For me, it's very important कि हम बच्चों को books दें, not bombs. बहुत शुक्रिया आपका अनिला अली हमारे साथ मौजूद थी। लेट्स टॉक अबाउट द कोरोनेशन। अब हमने आपको पहले ही बता दिया था कि ये एक हिस्टोरिकल इवेंट है। बहुत से लोग शायद ये कहेंगे भाई हम क्यों इसमें इतना इंटरेस्टेड है, हम दुनिया में इंटरेस्टेड हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है। और पाकिस्तानी शुरू से रॉयल फैमिली में इंटरेस्टेड है, मतलब माने या ना माने आप। प्रिंसेस डायना की शादी से लेकर उनके फ्यूनरल तक दुनिया टेलीविजन हिस्ट्री के सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले इवेंट्स में। तो जी बरतानिया के बादशाह, अब बादशाह चार्ल्स की रस्म ताजपोशी की तकरीब जो है वो कल होगी। तैयारियां अरूज पर पहुंच गई हैं। रस्म में ताजपोशी लेके आएंगे, मतलब रस्म ताजपोशी। अच्छा तो जी हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो हैं वो वहाँ पहुँच चुके हैं। बादशाह चार्ल्स के एशाया और दौलत मुश्तरका अच्छा अब ये भी मेरी दौलत मुश्तरका की मीटिंग्स में शिरकत होंगी। मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहों और अहम शख्सियात की लंदन आमद का सिलसिला जारी है। आपको पता है मेले का पैलेस के बाहर तो ऐसा मेला। अच्छा ये जो क्राउन है हुमा, ये है जी सेंट एडवर्ड्स क्राउन। ये झूठा है। हाँ ये झूठा है। ये जो जिसका ये मॉन्यूमेंट से बना हुआ है, रेप्लिका से बना हुआ है, जो सड़क पे रखा हुआ है, ये एक्चुअल क्राउन होता है जिससे बादशाह को क्राउन किया जाता है। और ये सेंट एडवर्ड्स ये इंपीरियल स्टेट क्राउन है जिसमें वो प्रिंसेस रेड रूबी है ना, ये अंदर ही फिर क्राउन चेंज होता है। एंड देन व्हेन द किंग और द क्वीन, पहले तो क्वीन एलिजाबेथ थी जब उनकी 53 में कोरोनेशन हुई थी, कम्स आउट तो उन्होंने इंपीरियल स्टेट क्राउन पहना होता है, लेकिन वो जो एक्चुअली कोरोनेशन होती है वो सेंट एडवर्ड्स क्राउन से होती है। अच्छा ये मुझे पसंद है विद द पर्पल वेलवेट, ये वाला मतलब इट्स वेरी प्रिटी आल्सो, ये दिखाया था। तो जी कल हमारी मुलाकात हुई डेप्यूटी ब्रिटिश हाई कमिश्नर सारा मूनी से। बहुत हमने बातें की, वो हम आपको दिखाना चाहते हैं। It is going to be a historic event in the British history, certainly, and the world is going to witness it again. And we have a very special guest to discuss it with. Deputy British High Commissioner Sarah Mooney is with us in the studios. Sarah, good to have you in the studios. Thank you. All right, we get to see the grandeur and the symbolic thing of it on television mostly, and a lot of people here in Pakistan are very interested and invested in it as well. So, but we would certainly like you to explain the significance of this event particularly. This is a really significant event in British history. Certainly, quite probably the only coronation I will witness in my lifetime. So what will happen is the King will be anointed and crowned at Westminster Abbey on Saturday morning. The event itself is based deeply rooted in history. Westminster Abbey has hosted coronations now for 900 years. Wow. And parts of the ceremony are actually much older than that itself. Although it has this pageantry, this splendour around it, it's also part of modern Britain. And so this year, uniquely, this time, there will be an interfaith element to the service. So there will be representation from the great faiths of the UK, Judaism, Hinduism, Islam, will be present there in Westminster Abbey to witness the coronation. It is a deeply symbolic event for the people of Britain. This is the first time that this particular interfaith element has been added for this particular coronation. And obviously it's happening after 70 years, so for a lot of the world has people, changed. I think this would be a first one as well. Is there a rehearsal for this? Because this is such a grand affair, it's going to be shown all over the world, and people, as you know, they are interested in the royal family anyway. So everybody wants to see what's going on. Is it pre-planned? There's a rehearsal, everything has been done that way? So there has been a rehearsal, and I'm sure that outside the sort of big dress rehearsal there's been a number of practice events. So yes, there's a lot of planning that goes into it. And is it open to the British public? Because whenever there is some big event we see on TV, you know, the people really come out in hordes and they line up the streets, and there's a drive as well over there with the king or the queen inside. And a gold carriage. So there's
all the carriages. A very fairy tale. It is a very fairy tale look. And the ride from the palace to Westminster Abbey is through the mall, and already people from across Britain and across the Commonwealth and the world are camping along the mall under the great flags of the Commonwealth, waiting to cheer the King and Queen Camilla as they drive through to the Abbey and then come back. So the people of the world are welcome there. At the Abbey itself, it's just invited guests, including, of course, the Prime Minister of Pakistan. Prime Minister Shehbaz Sharif is already there as well for this very occasion. As much as we love the grandeur associated with it, and we know that how symbolic it is going to be, but there's some practical elements to it as well. So, and we certainly, Pakistan, countries like, you know, Commonwealth countries, would you like to elaborate how important has this year been for Commonwealth countries, and what would be probably the King's plans for us? So, as agreed by the Commonwealth heads of governments, the King inherited the title of head of the Commonwealth on the death of Her late Majesty the Queen. He is deeply, deeply invested in the Commonwealth itself, and the Commonwealth will feature as a prominent element of the service at Westminster Abbey, but also in terms of the Commonwealth, what it means, this group, free association of 56 nations, which are brought together by shared values and interest in democracy, freedom, sovereignty, the advancements of global freedom. This is really important to him. And I think what he sees as vitally important, both in his coronation but also in the coming year, is the Commonwealth and youth. And very much this is the Commonwealth Year of Youth, and he and the late Queen were very much looking at ways that they could support this. How would you, or what are the plans to make it relevant for the youth? Why would anybody in the youth, for instance, let's say in Pakistan, would be interested in Commonwealth anymore? I think there's some really quite practical answers to that, and fundamentally the Commonwealth is a huge economic powerhouse and has even more potential. So Commonwealth leaders, for example, have committed to lifting inter-Commonwealth trade from its current value of $750 billion to $2 trillion by 2030. And if we can engage Commonwealth youth in that growth, if we can engage them in that free trade, if we can engage their interest in freedom, sovereignty and security, this is a great benefit. And particularly, I think, when you look at the size of youth in the Commonwealth is what? 2.6 billion people, of which 1.5 billion are under the age of 30. There are a lot of things that we are looking forward to, certainly, and we are certainly more interested in the grandeur. Sitting here, obviously, we are going to be watching it on TV. And the aesthetic elements of it, to be precise. And just also the we know that the 2 crowns would be used for the Majesty, King Charles III, but people are really interested. What crown would Queen Camilla be wearing, and what other members of the royal family be wearing? The interest that we were talking about, Sarah, here you go. So now would they be wearing tiaras or the crowns, and the questions of the list of questions is long. So, you know, this is the first time we all are witnessing a coronation in our lives. Yeah, that's right. Great to have Thank you so much, Sarah, for being here. And we are going to be, I think the rest of the country and the world is going to be watching the coronation on TV. The rest of the world is going to be watching, और माने या ना माने जहाँ जहाँ होगा एक क्यूरियोसिटी होती है, एक अलिफ लैला की कहानी समझ के इंसान, क्योंकि रॉयल फैमिलीज अब हैं दुनिया में, लेके कितनी रह गई और इतनी फ्लैम्बॉयेंट और पॉम्प के साथ जो उनके त्यौहार होते हैं, और ये जिस तरह कॉरोनेशन है, और ये तो वो मौका है फॉर इवन हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ही देख लें, क्योंकि ये दोबारा इतनी जल्दी होने नहीं वाला, बहुत अरसे बाद हो रहा है, तो इसलिए इंटरेस्ट है। ब्रिटिश मीडिया आपको पता ही है, वो तो हर चीज़ पे किस्से कहानियाँ बनाते ही हैं इन मामलों पर्टिकुलरली। सो एक तवील बहस बड़े दिन से चल रही है कि क्या क्वीन कॉन्सोर्ट कमिला जो ताज पहनेगी, क्या वो कोहिनूर वाला ताज होगा या उसमें कोहिनूर लगा होगा या नहीं लगा होगा? कॉन्सर्ट है, मतलब इन द सेंस कि वो
वो क्वीन एलिजाबेथ वाला उनका वो रुतबा नहीं है क्योंकि किंग इज द मेल। बट क्वीन एलिजाबेथ ने भी आपको पता है कोहिनूर का भी इस्तेमाल नहीं किया। अच्छा क्यों? आपको पता है क्वीन मदर के ताज में ज़रूर वो था क्योंकि उसके बाद से उससे जुड़ी कंट्रोवर्सी इतनी बढ़ गई थी क्योंकि बहुत से और उसको थोड़ा सा बैड ओमन भी मैंने कहीं पढ़ा था, बैड उसको ओमन भी कहा जाता है और उसको तमाम अफगानिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान तमाम ही ममालिक उसकी ओनरशिप का दावा करते हैं, तो इसलिए उसको डिप्लोमेटिक बॉम्ब के तौर पर भी जाना जाता है इन दीज ज्वेलरी टर्म्स। क्योंकि आए दिन आपको पता है ना, अभी रिसेंटली भी तो किसी ने अपना हीरा वापस मांग लिया। वो कौन सा मुल्क है जिन्होंने अपना हीरा वापस मांगने की? साउथ अफ्रीका को भी 16 घंटे पहले याद आया। 16 घंटे पहले ही क्योंकि जो कलिनन डायमंड्स हैं व्हिच आर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डायमंड्स, जो बेसिकली रेगेलिया जो हाथ में सोटा जिसे हम दिखा रहे थे ना, ये वाली, इसमें ये ऑलमोस्ट 530 कैरेट से ज़्यादा का ये डायमंड है, कलिनन डायमंड, जो इसमें जड़ा हुआ है। और इसका कुछ हिस्सा जो है, ये 3 पीसेस बड़े जो पीसेस हैं उसमें फिर इंपीरियल स्टेट क्राउन में भी है। सो ये साउथ अफ्रीका ने भी अचानक से उन्हें याद आया। बेसिकली साउथ अफ्रीकन डायमंड्स हैं। हाँ, तो उनको याद आ गया ना कि हमारा 600 मिलियन साल पुराने ये का डायमंड। हाँ, तब ये इनकी फॉर्मेशन हुई थी। साइजेस देखें ज़रा, मतलब कि फुटबॉल के साइज के तो ये न चले, नॉट लिटरली फुटबॉल, मजाक कर रही हूँ, लेकिन मतलब ये बहुत बड़े बड़े डायमंड हैं। इतने बड़े हैं कि इनको काट के जब एक डायमंड से 3-4 भी बनाए गए तो वो भी बड़े बड़े हैं। 530 कैरेट आप अंदाजा लगाएं ना, मतलब 15 कैरेट ही अगर हो तो इतना होता है, तो 530 कैरेट तो क्या ही होगा। खैर बहुत सारी डिटेल्स हैं जिसमें बात हो रही है, जैसे कि आप देख ही रहे हैं, उस दोनों तरफ लोग मौजूद होंगे। फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर तमाम कॉमनवेल्थ दौलत मुश्तरका के मुबालिक के झंडे लगे होंगे और उसमें से कैरेट जो है वो गुजरेगी। आपको पता है कि आते हुए एक डिफरेंट कैरेज इस्तेमाल होगी, फिर कॉरोनेशन के बाद जाते हुए एक डिफरेंट कैरेज इस्तेमाल होगी। सो आते हुए जो कैरेज होगी उसके पहिए वगैरह तो आपको गोल्डन नजर आएंगे, तो लेकिन जो कैरेज पार्ट है इट इज़ ब्लैक इन कलर, उसे कहते हैं डायमंड जुबली स्टेट कैरेज। और वापस जाते हुए क्योंकि द किंग वुड बी क्राउन्ड, तो वो जो उनकी गोल्ड स्टेट कैरेज है वो इस्तेमाल होगी, जो एक्चुअली खालिस सोने से तैयार की है, 260 साल पुरानी ऑलमोस्ट। इंटरेस्टिंग होगा, मतलब वीकेंड भी है, टाइम पास भी अच्छा हो जाएगा, बाकी दुनिया भी देख रही होगी, तो इट विल बी समथिंग इंटरेस्टिंग टू वॉच। और प्रिंस हैरी भी बाय द वे आ रहे हैं, लेकिन उनकी बीवी नहीं आ रही। बीवी गालिबन उनकी नहीं आ रही हैं, तमाम निगाहें उन पे भी हैं, लेकिन शायद वो जो पोस्ट कॉरोनेशन सेलिब्रेशन है उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। सो वो सिर्फ इस तकरीब के लिए वेस्टमिंस्टर एबी में मौजूद होंगे और उसके बाद यहाँ से वापस चले जाएंगे। तो दिस शुड मेक यू फील इजी जी। हर फैमिली में प्रॉब्लम्स होते हैं और मसले होते हैं, और रॉयल फैमिली में भी मसले चल रहे हैं, तो लिहाजा लेट्स सी के कौन अटेंड करेगा कौन नहीं करेगा, बट दीज आर द डिटेल्स। और कॉरोनेशन होगी कल बरतानवी वक्त के मुताबिक 10:30 बजे शुरू होगा सारा सिलसिला। खबर जिसने बहुत परेशान किया, खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी पूरी ताकत से रियासत को चैलेंज करते हुए नज़र आ रही है। कल अपर कुरम में 2 इंतहाई अफसोसनाक वाक़यात हुए हैं। 5 असातिज़ा समेत 8 अफराद शहीद कर दिए गए, जबकि शुमाली वज़ीरिस्तान में 6 सिक्योरिटी एहलकारों को शहीद किया गया। ये उन्हीं दहशतगर्दों की कार्रवाइयाँ हैं बाय द वे जिन्हें पिछली हुकूमत ने अफगानिस्तान से वापसी का महफूज रास्ता दिया था और उनके मुकदमात ख़त्म कराए और उन्हें सूबे में आबाद करने का प्लान था पूरा। मतलब ये आबाद हो गए, बाकियों को बर्बाद कर दिया। हाँ, ये आबाद हो गए। वाक़या आपने बात की है, वैसे वाकई ऐसा हुआ है। वाक़े के बाद अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज की गई, मुल्ज़िमान को तलाश किया जा रहा है। 8 अफराद के कत्ल के बाद ज़िला भर के तमाम तालीमी इदारे गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दिए गए हैं। यही तो दहशतगर्द चाहते हैं। बल्कि कोहाट में तालीमी बोर्ड के ज़ेर इंतज़ाम 28 अप्रैल से जारी मैट्रिक के इम्तहानात भी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी किए गए हैं। इससे पहले शुमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों से झड़प में 6 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए थे, 3 दहशतगर्दों को मारा गया था। इसकी बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं। अली अफजल अफजाल, नुमाइंदा जियो न्यूज़ अपर कुरम ने हमें ज्वाइन किया। आपसे बड़े हौलनाक के वाक़यात हुए हैं और आपसे यही पूछना चाहेंगे कि पुलिस की इब्तदाई तहकीकात जो है वो क्या कहती है? जी, गुज़िश्ता रोज़ पारचनार शलावजान रोड पर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां नामालूम अपराध की चलती गाड़ी पर फायरिंग के नतीजे में एक स्कूल टीचर मारा गया। इस वाक़े के बाद पाक अफगान सरहद के करीब गवर्नमेंट हाई स्कूल तरीमंगल में मुसल्लह अपराध घुसे और वहां पर मौजूद स्कूल टीचर्स पर फायरिंग की। इस अफसोसनाक वाक़े के बाद पुलिस फोर्सेस और दीगर इदारे तहकीकात कर रहे हैं। DPO कुरम मोहम्मद इमरान का कहना था कि पूरी तौर ये बताना नामुमकिन है कि नामालूम अपराध कौन थे जिनकी फायरिंग से स्कूल टीचर मारा गया और उसके बाद फिर दूसरा वाक़या हुआ। ताहम पुलिस फोर्सेस और ज़िली इंतज़ामिया
कबायली अमायदीन को साथ मिलाकर वाक़े के हवाले से तहकीकात कर रहे हैं और जो भी इस वाक़े में मुलविस हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। इन अफसोसनाक वाक़यात के बाद ज़िला भर में आमदरफ्त के रास्ते बंद हैं और अस्पतालों में इमरजेंसी नापेस कर दी गई हैं। अच्छा, ये बताइएगा अली अफजल के क्या किसी किस्म का कोई अलर्ट था इलाके में दहशतगर्द हमला हो सकता है या ये बिल्कुल ही सरप्राइज अटैक था? जी बिल्कुल, सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में जो दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं उसके बाद ज़िला कुर्म में ख़ासकर पाक अफ़गान सरहद के ऊपर सिक्योरिटी इंतज़ामात सख्त किए गए थे, लेकिन उसके बावजूद ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। 2 वाक़यात में ये लोग कत्ल हुए जिससे ज़िला कुर्म में अमन को शदीद दचका पहुँचा है और विपाकी वज़ीर साजिद तूरी जिनका ताल्लुक़ ज़िला कुर्म से है और दीगर कबायली अमायदीन और उलमा इस वाक़े की शदीद मज़म्मत करते हैं और उनका कहना है कि ये वाक़यात ज़िला कुर्म में बदअमनी फैलाने की साजिश है। ताहम उलमा और कबायली अमायदीन बदअमनी की हर साजिश नाकाम बनाने की भरपूर कोशिश करेंगे। अली अफजाल, बहुत बहुत शुक्रिया। हमसे बात करने का बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है और ख़ास तौर पे अगर ये भी दहशत फैलाना ही एक्चुअली इसका मकसद। अच्छा जी, आज अगेन सुप्रीम कोर्ट में बड़ी अहम समाअत है। जियो न्यूज़ वुड कीप यू पोस्टेड। वी आर गोना सी यू ऑन मंडे इंशाल्लाह।